ये कहानी है एक ई रैंक हंटर संग जिन वू की, जिसे दुनिया का सबसे कमजोर हंटर कहा जाता है और सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। पर वो उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता क्योंकि अपने पिता की मौत के बाद वो अकेला ही घर में कमाता है। उसे अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए जो कि कोमा में है और अपनी बहन को पढ़ाने की जिम्मेदारी भी उसी के ऊपर है। इसलिए सबसे कमजोर होने के बावजूद भी वो रोज अपनी जिंदगी खतरे में डालता है ताकि वो थोड़े बहुत पैसे कमा सके। पर एक दिन जब डंजन में सभी लोग उसे मरने के लिए छोड़कर चले जाते हैं, उसकी सेकंड अवेकनिंग होती है और वो दुनिया का अकेला हंटर बन जाता है जो कि अपने रैंक को लेवल अप कर सकता है। कहानी की शुरुआत में हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहां एक आइलैंड पर कई सारे मॉन्स्टर्स से हंटर्स लड़ रहे हैं, लेकिन वो एंट मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, तो उन पर हंटर्स के हमले का कोई असर नहीं होता और वो आसानी से उन सभी को हरा देते हैं और कईयों को बुरी तरह से घायल कर देते हैं। एक बंदा वहां मरने ही वाला था, तभी वहां पर एक हीलिंग हंटर पहुंच जाता है और वो उसे बचाकर उसके जख्मों को तुरंत ही हील भी कर देता है। लेकिन तभी वहां कुछ और मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और हीलर पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर उसके कुछ और साथी पहुंच जाते हैं और क्योंकि ये तीनों ही एस रैंक हंटर्स थे, इन्हें उनसे लड़ने में ज्यादा परेशानी नहीं हो रही थी। इसके तुरंत बाद ही वहां एक व्हाइट एंट मॉन्स्टर आ जाता है। उसके साइज को देखकर सभी को लगता है कि वो शायद उनका लीडर होगा, जिसके बाद वो दोनों हंटर्स मिलकर उससे लड़ने लगते हैं और बड़ी ही आसानी से उसे भी हरा देते हैं। लेकिन तभी वहां बहुत सारे व्हाइट मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि वो एंट मॉन्स्टर कोई लीडर नहीं था, तो वो दोनों ही अपनी पावर्स को बढ़ाकर उन सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर देते हैं और उनकी भयानक लड़ाई सिटी से भी लोग देख सकते थे। जहां ये हंटर जिसका नाम चोई है, वो अपनी हंटर्स की आर्मी के साथ सही समय पर पहुंच जाता है क्योंकि वहां सैकड़ों की तादाद में वही एंट मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। वो अपने एक ही अटैक से सभी छोटी चींटियों को खत्म कर देता है, पर वो बड़ी चींटियां आगे बढ़ती रहती हैं, जिनसे लड़ने के लिए बाकी के हंटर्स आगे बढ़ते हैं। इस दुनिया में 10 साल पहले ऐसे पोर्टल्स अपीयर होना शुरू हुए जो कि अलग अलग डायमेंशन से कनेक्ट होते हैं। इन पोर्टल्स के अंदर बहुत सारे मैजिकल बीस्ट और मॉन्स्टर्स होते हैं जिनके ऊपर आम वेपन्स का कोई असर नहीं होता। उन्हें मारने के लिए हंटर्स की जरूरत पड़ती है। हंटर्स वो ह्यूमंस होते हैं जिन्होंने मैजिकल एबिलिटीज को अवेकन किया है। उनकी पावर्स के हिसाब से उन्हें कई रैंक दिए गए हैं, जैसे S, A, B, C, D और E, जिसमें S रैंक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर्स को दिया जाता है और E सबसे वीकेस्ट। एक बार किसी ह्यूमन की पावर्स अवेकन हो जाती है तो वो चाहे कितनी भी ज्यादा ट्रेनिंग कर ले, वो अपनी पावर्स को नहीं बढ़ा सकता। इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ काफी सारे हंटर्स एक डंजन रेड के लिए इकट्ठा हो चुके हैं। यहाँ पर संग जिन वो भी पहुंच जाता है। उसे देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। उसे देखकर सब खुश क्यों हो रहे हैं? वो काफी स्ट्रॉन्ग है क्या? स्ट्रॉन्ग? तुम जानते हो उसका निकनेम क्या है? वर्ल्ड वीकेस्ट हंटर। उसके आने का मतलब ये है कि ये डंजन काफी कमजोर होने वाला है, तो किसी को कोई फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो ज्यादा नहीं बोलते हैं, कहीं वो सुन ना ले। गधों, मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रहा हूँ, इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो तुम लोग। तभी वहां पर जूही पहुंच जाती है जो उसकी चोट के लिए उसे डांट लगाने लगती है। उसके पूछने पर जिनवू बताता है, मैं असल में एक ई रैंक डंजन में घायल हुआ था। मेरे अलावा बाकी किसी को तो एक खरोंच भी नहीं आई। वहाँ कोई हीलर भी नहीं लेके गया था क्योंकि उनके पास एक हाई रैंकर था। एक हाई रैंकर होने का मतलब ये तो नहीं कि वो हीलर नहीं लेके जाएंगे। नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि मैं कमजोर हूँ। अब तो मुझे इसकी आदत हो गई है। ये सुन के जूही कुछ नहीं बोल पाती। आगे सभी लोग रेड पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिनके सामने एक हंटर खड़ा होता है जिसका नाम मिस्टर सॉन्ग है। वो कहता है कि वो इस पार्टी का लीडर बनना चाहता है। किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है, पर क्योंकि वो सबसे स्ट्रॉन्ग था, सब उसके लीडर बनने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद सभी लोग डंजन के अंदर एक एक करके चले जाते हैं, पर जिन बाहर खड़ा होकर सोच रहा था, ये छोटी सी नाइफ जिसकी मैजिकल एनर्जी भी बहुत कम है, पर मैं अपनी इनकम से ये ही अफोर्ड कर सकता हूँ। चलो, कुछ ना होने से तो कुछ होना बेहतर है। और वो भी पोर्टल के अंदर चला जाता है। कुछ देर बाद वो एक मॉन्स्टर को हरा देता है, जिससे उसे एक माना क्रिस्टल मिलता है। मॉन्स्टर्स को मारने के बाद उनसे माना क्रिस्टल्स और जेम्स गिरते हैं, जिन्हें वो हंटर्स गिल्ड को देकर काफी सारे पैसे कमाते हैं। इन क्रिस्टल्स का यूज करके वेपन्स और मैजिकल आइटम्स बनते हैं जो कि ताकतवर मॉन्स्टर्स को हराने में काम आते हैं। मॉन्स्टर जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी गिराई हुई मैजिकल आइटम्स उतनी ही ज्यादा कीमती होती है। तभी एक गॉब्लिन जिन के ऊपर हमला कर देता है, जिसे वो ब्लॉक तो कर देता है, पर इससे उसकी नाइफ पर क्रैक आ जाता है। किसी तरह जिन उस गॉब्लिन के अटैक्स को डॉज करता रहता है और मौका मिलते ही उसके ऊपर हमला कर देता है, पर उस क्रैक की वजह से उसकी नाइफ टूट जाती है और वो मॉन्स्टर उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। पर इससे पहले
पहले कि वो परलोक सिधार जाता, वही थुलथुला हंटर आकर उसे बचा लेता है और जूही से कहता है कि वो जिन्वू को जल्दी से हील करे। जूही उसे हील करने लगती है और जिन देखता है कि बाकी सभी हंटर्स मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं और कुछ समय में ही वो सभी मिलके उस डंजन के बॉस को हरा देते हैं। ये सब देखकर वो उदास हो जाता है। सब कुछ खत्म हो गया, मैं सिर्फ एक ई रैंक क्रिस्टल ही ले पाया। मैंने अपनी जिंदगी खतरे में सिर्फ इसके लिए डाली थी। तभी एक बंदा सभी हंटर्स को आवाज लगाता है और उन्हें बताता है कि यहाँ एक केव है। ये देखकर उन्हें लगने लगता है कि ये शायद एक डबल डंजन है, क्योंकि बॉस को हराने के बाद भी ये डंजन क्लोज नहीं हो रहा। ऐसी सिचुएशन में प्रोटोकॉल है कि हम इसे हंटर एसोसिएशन को रिपोर्ट करें और उनकी इंस्ट्रक्शंस का वेट करें, लेकिन फिर सारी लूट भी उन्हें ही मिल जाएगी। ये तो एक टी रैंक डंजन है, इसमें भला डरने की क्या जरूरत। फिर भी ये काफी खतरनाक हो सकता है, तो हम सब वोट करेंगे। वोट में 6 लोग जाने को तैयार थे और 6 लोग नहीं, पर अभी तक जिन ने वोट नहीं किया था। जिन, अब सब कुछ तुम पर है। क्या मुझे जाना चाहिए? मुझे पता है कि एक टी रैंक डंजन मेरे लिए कितना खतरनाक हो सकता है, पर मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरे पिता के मरने के बाद घर में सिर्फ मैं ही कमाने वाला बचा हूँ। मुझे मेरी माँ के इलाज के लिए भी पैसे चाहिए और छोटी बहन की पढ़ाई के लिए भी मुझे जाना ही होगा। हाँ, मैं भी डंजन में जाना चाहता हूँ। इसके बाद हम एक फैसिलिटी को देखते हैं जहाँ ह्यूमंस जिन्होंने अभी अभी अपनी पावर्स अवेकन की है वो अपनी एबिलिटीज को चेक करा रहे हैं और उस फैसिलिटी के बाहर ही कई गिल्ड के लोग उन्हें रिक्रूट करने की कोशिश करते हैं। उनमें से ऐसा ही एक बंदा किसी को फोन लगाता है। एक बी रैंक हंटर और 2 सी रैंक हंटर्स हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए मान गए हैं। जिसे उसने फोन लगाया था वो मिस्टर चोई है। जेंडर और एज को दरकिनार करके उन सभी को इंट्रोड्यूस करो जिनमें टैलेंट है। यस सर, पर आप तो जानते हैं कि कोई भी हमारी चाइन से ज्यादा टैलेंटेड नहीं होने वाला। इसके बाद हम मोहाली का सीन देखते हैं जहाँ कुछ चोर एक लड़की का पर्स छीनकर भाग रहे थे, लेकिन तभी उनके सामने चा पहुंच जाती है। वो आसानी से उन चोरों से उस लड़की का पर्स छीन लेती है, लेकिन जब वो पर्स वापस कर रही थी सभी लोग उसका चेहरा पहचान जाते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। भीड़ को देखकर वो बेचारी नर्वस हो जाती है और छलांग लगाकर वहां से भागने लगती है। दूसरी तरफ डंजन में सभी लोग केव के अंदर जा रहे हैं। सॉरी जूही, मेरे वोट की वजह से तुम्हें भी अंदर आना पड़ा। क्या तुम ठीक हो? ठीक? मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ? अगर उसका हमला थोड़ा सा भी ऊपर होता तो तुम मारे जा चुके होते। तुम्हें पता भी है मैंने कितनी मुश्किल से तुम्हें हील किया है। उसकी डांट सुन के वो समझ जाता है कि वो उस बी रैंक हीलर की वजह से ही अभी तक जिंदा है और वो फिर से माफी मांगता है। अगर तुम माफी मांगना चाहते हो तो मुझे कभी खाने पर लेके जाना। इधर तो इस नल्ले की भी गर्लफ्रेंड बनने को तैयार है कोई, हद है यार। तभी वो सभी लोग एक बड़े से दरवाजे के सामने पहुंच जाते हैं। इतना बड़ा सा दरवाजा मिलना कोई आम बात नहीं है, लेकिन किम कहता है कि अगर वो यहाँ तक आ गए हैं तो वो खाली हाथ नहीं जाने वाले। वहीं दूसरी तरफ सिटी में जो लोग नए नए हंटर्स बने हैं उन्हें हंटर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की वीडियो दिखाई जा रही है। ये पोर्टल्स इस दुनिया में 10 साल से भी पहले आई थी, लेकिन अभी भी कई सारी मिस्ट्रीज हैं जो कि हम नहीं जानते। और अगर आप एक हंटर की तरह सर्वाइव करना चाहते हैं तो आपका हर वक्त सावधान रहना बहुत जरूरी है। चाहे आप कितने भी एक्सपीरियंस्ड क्यों ना हो, आप एक ही तरह से सर्वाइव कर सकते हैं और वो है हर वक्त सतर्क रहकर। लेकिन इन झोपड़पट्टी वालों को देखकर लगता है कि ये मेन चीज ही भूल गए हैं, क्योंकि वो एक ऐसे रूम में जा रहे हैं जो कि मिस्टीरियस है, खतरनाक है और कोई भी उसके बारे में कुछ नहीं जानता। अंदर जाके वो देखते हैं कि वो चारों तरफ स्टैचूज से घिरे हुए हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि वो कई सेंचुरीज पुरानी हैं और जिन वो वहाँ के सबसे बड़े स्टैचू के सामने खड़ा था। वहीं जूही को इन सब की वजह से घबराहट होने लगती है। सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि बॉस है कहाँ। वहीं सॉन्ग जमीन पर देख रहा था जो कि देखने में मैजिक सर्कल जैसा है। तभी उन सभी को एक स्टैचू के पास एक टैबलेट पर कुछ लिखा हुआ दिखता है। उसमें किसी गॉड को वर्शिप करने के लिए कमांडमेंट्स लिखी हुई हैं, जिन्हें की सॉन्ग पढ़ने लगता है। पहला, भगवान की पूजा करो। दूसरा, भगवान की प्रशंसा करो। और तीसरा, भगवान में विश्वास करो। तभी जिन्वू उससे कहती है कि उसने स्टैचू की आंखों को मूव करता हुआ देखा। वो स्टैचू हमें देख रहा था। जो भी इन बातों को ओबे नहीं करेगा वो इस जगह से कभी बाहर नहीं जा पाएगा। वो जैसे ही इतना पढ़ता है, जिस दरवाजे से वो आए थे वो दरवाजा अचानक से बंद हो जाता है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं और एक हंटर कहने लगता है कि यही वजह थी कि मैं यहाँ आना नहीं चाहता था। ये सारे ट्रेजर तुम ही रखो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। वो दरवाजे को धक्का दे ही रहा था, तभी एक स्टैचू उसके ऊपर हमला कर देता है और हम देखते हैं कि उसका सर उसके धड़ से अलग हो चुका था। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी हंटर्स की फट जाती है और वो सब लोग डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। उस हंटर का रैंक क्या था? उस स्टैचू ने इतनी जल्दी कैसे उसे हरा दिया? वो मुझसे तो बहुत ज्यादा ताकतवर होगा, लेकिन वो भी पलक झपकते ही मारा गया। ये क्या हो रहा है? ये तो एक डी रैंक डंजन था ना, इसमें तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। तभी उसे जूही की बात याद आती है और वो पीछे बड़े वाले स्टैचू को देखता है। तभी उस स्टैचू की आंखें जिन्वू को देखने लगती हैं, जिससे जिन्वू और भी ज्यादा डर जाता है। मैं पहले भी जिंदगी और मौत की सिचुएशन से गुजर चुका हूँ। मैं अपने पहले ही मिशन मेरे टीम से अलग हो गया था, जिसकी वजह
से एक ई रैंक मॉन्स्टर ने इतनी बुरी तरह से घायल किया कि मुझे 4 हफ्तों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा। और एक बार जब मैं मेज में फंस गया था, मैं तो लगभग भूख से मर ही गया था। एक लो रैंक डंजन में भी जाना मेरे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। हंटर्स जो मॉन्स्टर्स के जेम से पैसे कमाते हैं, वो बेहतर गियर्स और वेपन्स में खर्च करते हैं ताकि वो और भी ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर्स को हरा सकें। लेकिन मेरे पास तो बस ये सस्ती सी नाइफ है। अगर इस नाइफ को कुछ हो गया तो मुझे मॉन्स्टर से हाथों से ही लड़ना होगा। अगर मुझे सर्वाइव करना है तो मुझे हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता है। मुझे हर तरह के लूप होल को देखते रहना होता है ताकि मैं कुछ पैसे कमा सकूं। शायद इसीलिए मुझे खतरे के बारे में सबसे पहले पता चला। जिन वो चिल्लाकर सभी को नीचे झुकने को कहता है, तभी उस स्टैचू की आंख से आग बाहर आती है, जिससे एक हंटर जल के राख में बदल जाता है और उसकी लेजर की वजह से जमीन भी पिघल जाती है। किसी तरह जिन जूही को बचाने में कामयाब होता है। ये सब कैसे हुआ? हम यहाँ फंस चुके हैं। क्या यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है? क्या मैं यही मरने वाला हूँ? कोई भी अपनी जगह से मत हिलना, नहीं तो ये स्टैचू फिर से हमला करेगा। जूही अभी भी काफी ज्यादा डरी हुई थी। जिन, अगर तुमने स्टैचू की मूवमेंट को नोटिस ना किया होता तो हम सब मारे गए होते। तो अभी जिन देखता है कि सॉन्ग का एक हाथ कट चुका था, तो वो उसके हाथों में पट्टी बांध देता है। मैं जूही को खुद को हील करने को कहता, पर वो दिमागी रूप से काफी ज्यादा कमजोर है, इसलिए वो बी रैंक होने के बावजूद भी सिंपल रेड्स में ही हिस्सा लेती है। मैं भी कई बी रैंक डंजन्स में जा चुका हूँ और मैं ये साफ साफ देख सकता हूँ हमारे सामने जो मुसीबत है उसे एक एस रैंक डंजन में होना चाहिए। तभी जिन को उस टैबलेट पर लिखी हुई बातें याद आती है और जिन को लगता है कि जिस भगवान की उसमें बात हुई थी वो शायद वही स्टैचू है। तभी एक हंटर खड़ा होता है। मुझे अपनी स्पीड पर पूरा भरोसा है, मैं उसके अटैक करने से पहले यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन अपनी फुल स्पीड में भी वो इतना तेज नहीं होता कि वो स्टैचू से बच सके। ये देख के वो लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। ये स्टैचू हमें कभी भी मार सकता है। इसने अभी तक हमें जिंदा क्यों रखा है? मिस्टर सॉन्ग, पहली कमांडमेंट क्या थी? भगवान की पूजा करो। जिन किसी तरह हिम्मत करके खड़ा होता है, तभी उस स्टैचू की आंखें चमकने लगती है, पर एकदम से जिन वो नीचे बैठ जाता है और ऐसा करते ही वो स्टैचू शांत हो जाता है। सबके सब स्टैचू के सामने घुटने टेक कर बैठ जाओ। जब तक हमारे सर एक सर्टेन हाइट से नीचे हैं, वो हमें कुछ नहीं करेगा। जिसके बाद वो सभी हंटर्स उस स्टैचू के सामने अपना माथा टेक देते हैं और ये देखते ही उस स्टैचू के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। ये देख के एक हंटर खड़ा हो जाता है और उसे देखकर बाकी के हंटर्स भी खड़े हो जाते हैं और उन्हें लगने लगता है कि अब उन्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी वो स्टैचू मूव करने लगता है। वो खड़ा होकर उन्हें कुचलने के लिए उनकी तरफ ही आने लगता है। हमें दूसरी कमांडमेंट भी पूरी करनी होगी, हमें उसकी प्रशंसा करनी होगी। ये सुन के एक हंटर आगे आता है और कहता है कि मुझे पता है ये कैसे करना है, लेकिन उसके शब्द गलत थे। तो वो स्टैचू उसे कुचल देता है, जिसके बाद वो एक लड़की को भी कुचल देता है। डर के सभी लोग उससे भागने लगते हैं। भागते वक्त पार्क सोचने लगता है कि वो नहीं मर सकता, वो अपनी फैमिली को अकेला कैसे छोड़ सकता है। लेकिन जैसे ही वो एक स्टैचू के पास खड़ा होता है, वो स्टैचू उसे बीच में से काट देता है। आखिर हम क्या प्रशंसा करें इसकी? ये भगवान कम शैतान ज्यादा है। तभी जिन नोटिस करता है कि कई स्टैचूज के हाथों में वेपन्स हैं, पर कुछ के हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सबके सब इंस्ट्रूमेंट्स वाले स्टैचू के सामने खड़े हो जाओ। सबसे पहले मिस्टर सॉन्ग एक स्टैचू के पास जाता है और उसके वहां जाते ही वो स्टैचू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने लगती है। किम्बी एक स्टैचू के पास जाकर खुद को बचा लेता है। जिन वो जूही के साथ एक स्टैचू के पास जाता है, लेकिन वो एक्टिवेट नहीं होता। तो वो समझ जाता है कि एक स्टैचू के पास एक ही बंदा खड़ा हो सकता है। तो जिन जूही को वहां छोड़कर किसी और स्टैचू की खोज में वहां से चला जाता है। लेकिन उस बड़े स्टैचू से बचने के चक्कर में वो एक हथियार वाले स्टैचू के पास खड़ा हो जाता है, जो कि उसके ऊपर हमला करके उसके पैर को काट देता है। लेकिन फिर भी वो रेंगता हुआ दूसरे स्टैचू की तरफ बढ़ने लगता है। वक्त रहते वो उसके पास पहुंच जाता है और वो स्टैचू गाना गाने लगता है। म्यूजिक को सुनकर वो स्टैचू वापस से अपने थ्रोन पर बैठ जाता है। जूही जिन के पास आती है और देखती है कि उसका एक पैर कट चुका है। वो उसे हील करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे खुद ही घायल होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सारे हंटर्स मिस्टर सॉन्ग को ब्लेम करने लगते हैं, क्योंकि लीडर होने के नाते ये सारी उन्हीं की गलती है। सॉन्ग भी कहते हैं कि मैं लीडर था तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही है। तभी वो स्टैचू अपना हाथ उठाता है और डंजन के बीचों बीच एक ऑल्टर अपेयर होता है। जिन कहता है कि वो एक ऑल्टर है, वहाँ शायद भगवान के लिए बलि चढ़ाई जाती है। और तीसरी कमांडमेंट थी बिलीव इन गॉड। मैं समझ गया, यहाँ हमें एक लिविंग सैक्रिफाइस की जरूरत है। और तलवार सीधा मिस्टर सॉन्ग की गर्दन पर लगा देता है। तुम्हें अब तुम्हारी गलतियों की सजा तो भुगतनी ही होगी। केले ही उस ऑल्टर की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही मिस्टर सॉन्ग वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ एक आग जल जाती है। तो वो जिन से पूछते हैं कि अब उन्हें क्या करना है। जिन को भी समझ नहीं आता कि वहाँ चल क्या रहा है। तो वो कुछ हंटर से कहता है कि वो उसे ऑल्टर के पास ले चलें। वो जैसे ही ऑल्टर के पास पहुँचते हैं, वहाँ तीनों और फायर जलने लगते हैं। मिस्टर सॉन्ग, अगर हम यहाँ रुक गए तो क्या कोई हमें बचाने यहाँ आएगा? इस डंजन को ओपन हुए आज 7 दिन हो जाएंगे। हमारे रेस्क्यू होने से पहले ये स्टैचू हमें मार डालेगा।
लेंगे। आगे हमें पता चलता है कि अगर कोई पोर्टल 7 दिन तक ओपन रहता है तो उसका बैरियर टूट जाता है और सभी मॉन्स्टर्स इंसानी दुनिया में जा सकते हैं। इसके बाद हम डंजन के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ जिन की बहन उनकी बीमार माँ से मिलने आई थी। उसकी माँ कोमा में है और वो उसे अपने आज के दिन के बारे में बताने लगती है। जिन बाकी के हंटर्स को भी अंदर बुलाता है जिससे वहाँ 2 और आग जलती है और उनके चारों तरफ एक ब्लू कलर का घेरा भी बन जाता है। ऐसा होते ही जिस दरवाजे से वो अंदर आए थे वो दरवाजा खुल जाता है। वो बाहर जाने के बारे में सोच ही रहे थे तभी एक ब्लू कलर की फ्लेम बुझ जाती है और उसके ऐसा होते ही सभी स्टैचूज उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। जिन वो देखता है कि जिस पर भी उसकी नजरें होती थी वो स्टैचू चलना बंद कर देता है तो वो सभी लोगों से कहता है कि वो स्टैचूज को देखते रहे। सभी लोग ऐसा ही करते हैं लेकिन एक लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और वो डर के मारे दरवाजे से बाहर चली जाती है। उसके जाते ही एक फ्लेम बुझ जाती है जिससे वो दरवाजा थोड़ा सा बंद हो जाता है। जिन इन सारी चीजों को समझने की कोशिश करने लगता है लेकिन तभी जिस हंटर ने उसे पकड़ा हुआ था वो भी दौड़ के वहां से बाहर चला जाता है। सभी लोग यहीं रुके रहो, ये ब्लू वाली फ्लेम्स टाइम के साथ बुझ रही हैं। शायद वो गॉड हमारा टेस्ट ले रहा है। अगर सभी फ्लेम्स को बुझने तक हम यहाँ रुक गए तो शायद हम सब यहाँ से जा सके। लेकिन किम, ऐसा भी तो हो सकता है कि फ्लेम्स के बुझते ही वो स्टैचू हमें मार दे। मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारे जैसा हंटर हमारे लिए इतना यूजफुल होगा, पर मैं तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे माफ कर दो जिन। जिसके बाद वो भी वहाँ से भाग जाता है। अब वहाँ सिर्फ 3 लोग ही बचे थे। सॉन्ग जिन और जूही को यहाँ से जाने को कहता है, तब तक वो उन्हें देखता रहेगा। लेकिन इतना माना यूज करने की वजह से जूही के पैर काम करना बंद कर देते हैं। तो जिन सॉन्ग से कहता है कि वो जूही को लेकर यहाँ से चले जाएं। मेरा पैर तो वैसे ही कट चुका है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। जूही उससे छोड़कर नहीं जाना चाहती। तभी वो उसे अपना क्रिस्टल देता है। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें डिनर पर तो नहीं ले जा पाया, पर इससे खुद के लिए कुछ खरीद लेना। जब मैं बाहर आऊंगा तो मुझे पैसे वापस कर देना। तभी सॉन्ग उसकी गर्दन पर हमला करके जूही को बेहोश कर देता है और उसके साथ दरवाजे के बाहर चला जाता है। शुक्र है सिर्फ मैं ही मरने वाला हूँ। मुझे और इंश्योरेंस खरीद लेना चाहिए था, इससे मेरी फैमिली की और मदद हो जाती। वो एक तलवार उठा लेता है। तुम में से कोई ना कोई मेरे साथ तो जरूर आएगा। लेकिन भला वो इतने बड़े स्टैचूज के सामने क्या कर सकता था। वो स्टैचू उसे बुरी तरह से मारने लगते हैं जिससे उसका एक हाथ भी कट जाता है। वो स्टैचूज उसके ऊपर हमला करते रहते हैं। ये सब क्या हो रहा है? ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मैं भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था। मैं कमजोर हूँ पर मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। तभी एक स्टैचू उसकी छाती में हमला करके उसे अपने वेपन पर टांग देता है और उसे एक सैक्रिफाइस की तरह ऑल्टर के सेंटर में फेंक देता है। प्लीज प्लीज, मैं मरना नहीं चाहता। एक स्टैचू उसे मारने ही वाला था तभी उसके सामने एक स्क्रीन आती है। न्यू क्वेस्ट एक्टिवेट हो चुका है। आपने प्लेयर बनने की सारी क्वालिफिकेशन पूरी कर ली है। क्या आप इसे एक्सेप्ट करना चाहेंगे? अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो आपका दिल 0.02 सेकंड्स में धड़कना बंद हो जाएगा। जिन वो यस कहता है। इसके 3 दिन बाद जिन को एक हॉस्पिटल में होश आता है और वो देखता है कि उसके हाथ और पैर दोनों ही सही सलामत हैं। जिन को लगने लगता है कि वो सारी चीजें एक बुरा सपना थी। तभी हंटर एसोसिएशन से 2 लोग उससे मिलने आते हैं जिनमें से एक का नाम वो था और दूसरे का कैंग। वो उसे बताते हैं कि वो 3 दिन से बेहोश था। तो जिन उनसे जूही और सॉन्ग के बारे में पूछता है। वो उसे बताते हैं कि वो ठीक है, पर क्योंकि सॉन्ग का एक हाथ कट चुका है तो शायद वो हंटिंग छोड़ देंगे। और जूही की मेंटल स्टेट बहुत खराब है। उसकी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट चल रही है, पर शायद वो भी दोबारा हंटिंग पर ना जाए। तुम्हारी पूरी टीम में से सिर्फ 6 हंटर्स ही जिंदा बच पाए हैं। हंटिंग खतरनाक काम है लेकिन ऐसी चीजें होना काफी रेयर है। और जब एक टीम व्हाइट टाइगर गिल्ड के साथ अंदर गई वहाँ हमें तुम मिले, लेकिन जैसा बाकी के सर्वाइवर्स ने बताया था वहाँ कोई भी स्टैचू नहीं था। अगर हमें वहाँ कोई डेड बॉडी ना मिलती तो हम ये सारी चीजों को झूठ मान सकते थे और सबके जिम्मेदार तुम ठहराए जाते, पर ऐसा नहीं है। जिनवू, क्या तुमने रीअवेकनिंग एक्सपीरियंस की है? अवेकनिंग के बाद कोई भी हंटर अपनी पावर्स को नहीं बढ़ा पाता, लेकिन कुछ रेयर हंटर्स होते हैं जो कि रीअवेकनिंग एक्सपीरियंस करते हैं, जिसके बाद वो सीधा ए रैंक या फिर एस रैंक हंटर्स बनते हैं। वो उसके पास एक मैजिक डिटेक्टर रखता है और जिन खुशी खुशी उसके ऊपर अपना हाथ रखता है। उन सबको इसलिए लग रहा था कि जिनवू ने सेकंड अवेकनिंग एक्सपीरियंस की है, क्योंकि सर्वाइवर्स के हिसाब से वो स्टैचूज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तो वहाँ कोई ई रैंक हंटर तो सर्वाइव कर ही नहीं पाता। उसके लिए उसे ए रैंक या फिर एस रैंक होना होगा, लेकिन उसका पावर लेवल 10 दिखता है, यानी वो अभी भी ई रैंक है। किसी भी ई रैंक हंटर का स्कोर भी कम से कम 70 आता है, इसका तो 10 है। ये तो एक आम आदमी है। उन्हें समझ नहीं आता कि इतना कमजोर आदमी वहाँ से बाहर कैसे आ गया। इन सालों ने फालतू में मुझे एक्साइटेड कर दिया और लगता है वो लोग इस स्क्रीन को नहीं देख पा रहे थे। तभी उससे मिलने उसकी बहन पहुंच जाती है और उसे डांट लगाने लगती है। लंबी चौड़ी डांट सुनाने के बाद वो उससे कहती है कि अगर फिर से उसने अपनी जिंदगी खतरे में डाली तो वो स्कूल छोड़कर काम पे लग जाएगी, ताकि उसे फिर से ऐसा ना करना पड़े। मैं वादा करता हूँ कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें ये स्क्रीन दिख रही है? लेकिन
लेकिन जीना को कुछ नहीं दिख रहा था। अच्छा जिन, एक बात बताओ, तुमने तो काफी सारी गेम्स खेली है ना, अनरीड मैसेजेस को कैसे खोलते हैं? तुम्हें मैसेजेस को बस ओपन करना होगा। मैसेजेस ओपन? हाँ। उसके इतना कहते ही उसके मैसेजेस खुल जाते हैं। सिस्टम उसे बताता है कि वो उसकी ताकत बढ़ाने के लिए है, पर अगर उसने इसे फॉलो नहीं किया तो उसे पनिशमेंट भी दी जाएगी और उसे कई रिवॉर्ड्स भी मिले हैं, पर उसे कुछ नहीं पता कि यहाँ चल क्या रहा है। तो वो अपने डेली क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। उस क्वेस्ट में उसके पास काफी सारे गोल थे, जैसे 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर दौड़ना। अगर उसने इसे कंप्लीट नहीं किया तो उसे सजा मिलेगी। अबे मजाक कर रहा है क्या? अभी तो मैं रिकवर भी नहीं हुआ और हॉस्पिटल में क्या दौड़ूंगा, सोने दे मुझे। दूसरी तरफ चोई चा ही को कह रहे थे कि वो एक बी रैंक रेड में इंस्ट्रक्टर की तरह जा रही है। इस रेड से वो अपने नए रिक्रूट्स को ट्रेन और टेस्ट करने वाले हैं और उनके हिसाब से इस जॉब के लिए चा ही सबसे बेहतर है। मुझे नहीं लगता कि मैं लोगों को सिखा सकती हूँ, तुम्हें बस लड़ना है, बाकी सब वो तुम्हें देखकर खुद सीख जाएंगे। हमारा गिल्ड इस कंट्री के टॉप 5 गिल्ड्स में से एक है, पर इंटरनेशनल स्टेज पर हम कुछ भी नहीं है। हंटर्स का लेवल भले ही ना बढ़ सकता हो, लेकिन प्रैक्टिस से उनकी कॉम्बैट स्किल तो इम्प्रूव की जा सकती है। वहीं किसी और जगह एक और पोर्टल खुल जाता है जो कि रास्ते के बीचों बीच था। वहीं हॉस्पिटल में जिन सो रहा था। तभी रात के 12 बज जाते हैं और नोटिफिकेशन उसे बताती है कि उसने अपना क्वेस्ट पूरा नहीं किया। तभी वहां जमीन हिलने लगती है और वो जैसे ही बेड से गिरता है वो देखता है कि वो एक डेजर्ट में पहुंच चुका है, जहां उसके पीछे एक सेंटिपीड मॉन्स्टर आ जाता है और सामने की स्क्रीन से उसे पता लगता है कि डेली क्वेस्ट पूरा ना करने की सजा के तौर पर उसे 4 घंटों तक इस मॉन्स्टर से बचना होगा। दूसरी तरफ नर्सेस हॉस्पिटल में देखती हैं कि जिन वहां नहीं है और वो उसे ढूंढने लगते हैं। वहीं जिन अभी भी उसी मॉन्स्टर से भाग रहा है और वो मॉन्स्टर उसे खाने ही वाला था, लेकिन ऐन वक्त पर टाइमर खत्म हो जाता है और पेनल्टी खत्म होते ही वो वापस से हॉस्पिटल में आ जाता है। टास्क को पूरा करने के लिए उसे एक रिवॉर्ड भी मिलता है, पर वो पहले ही बेहोश हो चुका था। कुछ दिन बाद जिन अपनी बहन को बता रहा था कि थोड़े दिन में ही वो घर वापस आ जाएगा। दूसरी तरफ जूही को एक डी रैंक डंजन में जाने का ऑफर आता है, लेकिन जूही वहां जाने से मना कर देती है। तभी वो बंदा उसे बताता है कि जिन वो पूरी तरह से ठीक हो गया है। ये सुन के वो खुश हो जाती है और हॉस्पिटल में उससे मिलने जाती है। वहाँ नर्सेस बात कर रही थी, देखा उसे, वो हर दिन की तरह फिर से बाहर जाके ट्रेनिंग कर रहा है। हंटर्स बाकी लोगों से जल्दी रिकवर करते हैं, पर फिर भी मैंने उसे आराम करने को कहा था, लेकिन फिर भी वो नहीं माना। वहीं जिन ने अपना डेली क्वेस्ट अब पूरा कर लिया है। मुझे होश में आए हुए आज चौथा दिन है और अब मुझे थोड़ी थोड़ी चीजें समझ आने लगी हैं। पहला, ये स्क्रीन कोई मेरी इमेजिनेशन नहीं है, और दूसरा, अगर मैं अपने डेली क्वेस्ट को पूरा करता हूँ तो मुझे 3 रिवॉर्ड मिलते हैं, जिसमें से पहला है फुल रिकवरी, जिससे मैं पूरी तरह से रिकवर हो जाता हूँ। दूसरा है एबिलिटी पॉइंट्स, जिन्हें मैं उन एबिलिटीज में डाल सकता हूँ जिन्हें मैं इम्प्रूव करना चाहता हूँ। जब भी मैं अपनी एबिलिटी पॉइंट्स को यूज करता हूँ, मैं अपने शरीर में आई हुई इम्प्रूवमेंट्स को महसूस कर पाता हूँ। और मेरे पास एक इन्वेंटरी भी है जो कि बिल्कुल गेम की तरह है। उसे डेली क्वेस्ट को कंप्लीट करने पर एक बॉक्स भी मिलता है जिसमें की एक की थी। वो एक डंजन में जाने की की है जिसकी लोकेशन उसे नोटिफिकेशन स्क्रीन में दिखती है। डंजन का नाम सुनते ही उसे वही स्टैचू याद आने लगता है। इसके बाद वो अपनी मॉम से मिलने जाता है और हम 4 साल पहले का सीन देखते हैं जहाँ उसकी माँ अचानक से ही बेहोश हो गई थी। और जब वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी मॉम इंटरनल स्लंबर में चली गई है। ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि पोर्टल्स के अपेयर होने के बाद ही शुरू हुई है और 1000 लोगों में से किसी एक को ही होती है। माना जाता है कि ये उन्हें होता है जिनकी बॉडी मैजिक को हैंडल नहीं कर पाती। अभी तक मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं बढ़ी है कि वो इस चीज का इलाज कर सके, तो वो उसे बस जिंदा ही रख सकते हैं। उस दिन के बाद से ही अपनी माँ का इलाज करने के लिए उसने काम करना शुरू कर दिया था। तभी एक दिन उसे पता लगता है कि उसने पावर्स अवेकन कर ली है, इससे मैं और भी ज्यादा पैसे कमा पाऊंगा और माँ का इलाज कराऊंगा। लेकिन जब वो अपने पहले मिशन पर जाता है, वो किसी भी काम का नहीं था, तो सारे हंटर्स उसके साथ कुछ भी शेयर करने से मना कर देते हैं। वही प्रेजेंट में जिन उसी जगह पर पहुंचा हुआ है जहां स्क्रीन ने बताया था कि उसे डंजन मिलेगा। मुझे अपनी सर्वाइवल स्किल्स पर यकीन है, अगर मैं किसी मुसीबत में फंसा तो जरूर वहां से बचकर भाग आऊंगा। और वो उस चाबी का यूज करता है और उस दरवाजे के अंदर चला जाता है। उसके सामने नोटिफिकेशन आती है कि वो एक इंस्टेंस डंजन के अंदर आया है और उसके पीछे का दरवाजा भी बंद हो जाता है। तभी एक लड़की उसके सामने से ही गुजरती है और वो समझ जाता है कि एक अलग ही डायमेंशन है, ये शायद बाकी के डंजन से अलग है। अरे यार, अब मैं करूंगा क्या? मैंने तो सोचा था कि अगर कोई मुसीबत पड़ी तो यहाँ से भाग जाऊंगा, पर ये तो दरवाजा ही बंद है। तभी नोटिफिकेशन उसे बताती है कि वो इस डंजन से तब तक बाहर नहीं जा सकता जब तक वो यहाँ के बॉस को ना हरा दे या फिर एक टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज करे। अरे बालक बुद्धि, मैं तो किसी रैंक मॉन्स्टर को भी नहीं हरा सकता, तो मैं एक अकेला डंजन कैसे क्लियर करूंगा? पर मेरे पास अब कोई चॉइस नहीं है। जिसके बाद वो डंजन के अंदर चला जाता है जहाँ उसके सामने 3 गॉब्लिन मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। वो जिन के ऊपर हमला कर देते हैं। जिन बस उनके अटैक्स को डॉज ही कर पा रहा था और उसे उनके ऊपर
अटैक करने का मौका नहीं मिलता और आखिरकार वो सभी मॉन्स्टर्स उसके ऊपर भारी पड़ जाते हैं। पर गुस्से में जिन फिर से खड़ा होता है और अपने चाकू से एक मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। इसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और वो बाकी के गॉब्लिन्स को भी बड़ी आसानी से मार गिराता है। लगता है मैं सच में ताकतवर हो रहा हूँ। लेकिन उसी वक्त वहाँ एक मॉन्स्टर पहुंच जाता है जो कि उसके वेपन को ऐसे तोड़ देता है जैसे वो कांच का बना हो। जिन वो समझ जाता है कि बाकी के गॉब्लिन से ये मॉन्स्टर कहीं ज्यादा ताकतवर है और डर के मारे उसके पैर कांपने लगते हैं। लगता है मेरे दिल से अभी तक उस डंजन का डर नहीं गया है। तभी वो लाइकन उसके ऊपर हमला कर देता है जिससे उसके चेहरे पर खरोंच आ जाती है। मेरे पास कोई हीलर नहीं है, अगर मुझे चोट आई तो यही सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिन उस मॉन्स्टर के अटैक्स को डॉज करता रहता है और उसे यकीन नहीं होता कि वो कितना लाइट महसूस कर रहा है। वो फिर से उसके ऊपर हमला करने आता है लेकिन जिन अब डर डर के परेशान हो चुका था और अब फाइनली वो उससे लड़ने लगता है। उसके मुक्के से वो लाइकन उड़ता हुआ दूर जाता है। क्या मेरी ताकत इतनी बढ़ गई है? लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका कोई फायदा है क्योंकि उसके मुकाबले अभी भी मैं बहुत कमजोर हूँ। जिसके बाद वो लगातार उसे मुक्के मारता रहता है लेकिन इन हमलों का उस पर कोई असर नहीं होता। तो उसे फिर से उस मॉन्स्टर के अटैक्स को डॉज करना पड़ता है। आखिर मैं अब करूँ क्या? ना मेरे पास कोई पार्टी है ना ही कोई हीलर। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं मारा जाऊंगा। काश मेरे पास कोई मैजिकल वेपन होता। तभी उसे याद आता है कि उसके पास एक इन्वेंटरी भी है जिसके अंदर से वो एक बड़ी सी तलवार निकालता है जिसका यूज करके वो मॉन्स्टर को बीच में से काट देता है। एक सेकंड, ये तलवार मेरी इन्वेंटरी में क्या कर रही है? किम ने तो कहा था कि उसने इसे 3 मिलियन में खरीदा है। तभी उसके जख्म हील होने लगते हैं और उसी वक्त वहाँ 2 और लाइकन पहुंच जाते हैं। लेकिन अब जिन को डर नहीं लग रहा था क्योंकि अब उसके पास एक वेपन है पर वो तलवार जमीन में फंस चुकी है। वो मॉन्स्टर्स उसकी तरफ बढ़ते रहते हैं और अब जिन की फटने लगी है पर ऐन वक्त पर वो तलवार को बाहर निकाल लेता है। पर जब वो उन वुल्फ्स पर हमला करता है, एक वुल्फ उसके हमले से बच जाता है और दूसरा तो उसकी तलवार को ही पकड़ लेता है। तो जिन उस वुल्फ को लात मारता है और तलवार से उसके मुंह को ही काट देता है। जिसके बाद वहाँ सिर्फ एक ही मॉन्स्टर बचा था। ये मॉन्स्टर्स वहाँ के मुकाबले तो कुछ भी नहीं है। वहीं वो मॉन्स्टर डर के वहाँ से भाग जाता है और अब फाइनली उसे थोड़ा आराम करने का मौका मिल जाता है और वो देखता है कि वो लेवल 2 तक पहुंच गया है। डेली क्वेस्ट कंप्लीट करके तो कभी मेरा लेवल नहीं बढ़ा। लगता है ये असली लड़ाई है इसलिए बढ़ गया। मेरे जख्म भी हील हो गए हैं और लगता है जब मैं लेवल अप करता हूँ मेरा हर स्टैट 1 पॉइंट से बढ़ जाता है। इसके बाद वो लाइकन के पास जाता है जिससे उसे एक फैंग मिलता है। अगर ये गेम है तो क्या ये वाला डंजन और यहाँ के मॉन्स्टर्स गेट वाले डंजन से अलग है? तभी उसके सामने एक शॉप की स्क्रीन आ जाती है लेकिन उसका लेवल बहुत कम है इसलिए वो कुछ नहीं खरीद सकता। लेकिन वो चीजों को बेच जरूर सकता है और उसे बेचने पर 20 गोल्ड मिलते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होगी? पर मैं ई रैंक डंजन में हूँ तो ज्यादा तो होने से रहा। अब मुझे क्या करना चाहिए? बिना बॉस को हराए मैं बाहर तो जाने से रहा और इतनी जल्दी मुझे टेलीपोर्टेशन स्टोन भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं ऐसे ही बैठा रहा तो भूख से ही मर जाऊंगा। अगर मैं बॉस को हराना चाहता हूँ तो मुझे मॉन्स्टर्स को मारकर अपने लेवल को बढ़ाना होगा। इतना बोलते ही उसके सामने बहुत सारे लाइकन मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। जिन हिम्मत जुटाता है और उन वुल्फ से लड़ना शुरू कर देता है। मैं तुमसे आसानी से नहीं मरने वाला पर मुझे पता है कि तुम भी हार नहीं मानोगे। पर इसी में तो मजा है, तभी तो मेरा लेवल बढ़ेगा और मेरी ताकत भी। जिन सभी मॉन्स्टर्स को मारता रहता है और उसके सामने नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन आती रहती है। जब वो सभी मॉन्स्टर्स को मार देता है उसे फाइनल नोटिफिकेशन आती है। उसे वुल्फ असासिन का टाइटल मिला था। वहीं बाहर कुछ लोग एक पोर्टल के सामने से गुजरते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि अभी तक हंटर्स इसे बंद क्यों नहीं कर पाए। वहीं जिन नोटिस करता है कि लड़ते लड़ते उसकी स्वॉर्ड अब टूटने लगी है। तभी उसे एक नोटिफिकेशन आती है जो उसे बताती है कि एक वुल्फ असासिन बनने से उसके क्या फायदे हैं। जब वो किसी एनिमल टाइप मॉन्स्टर से लड़ेगा उसकी सारी एबिलिटीज 40% से बढ़ जाएंगी। और जब वो अपनी इन्वेंटरी चेक करता है उसे कई सारे फैंग्स और क्लोक भी दिखता है। पर सबसे अच्छी बात यह है कि अब उसे टेलीपोर्टेशन स्टोन मिल चुका है। क्या मुझे इसे यूज करना चाहिए? पर अगर मैं बाहर चला गया तो शायद मुझे दोबारा इतनी आसानी से स्ट्रॉन्ग बनने का मौका ना मिले। पता नहीं बाहर जाने के बाद इस डंजन का क्या होगा। आखिर में जिन डिसाइड करता है कि वो आगे बढ़ता रहेगा। दूसरी तरफ जूही को हंटर एसोसिएशन से एक कॉल आती है। उसे पास में ही एक डंजन ब्रेक के बारे में बताया जाता है और मदद के लिए वहाँ बुलाते हैं। जूही को गिल्टी फील होता है क्योंकि उसने पहले उन्हें मना कर दिया था और वो सोचती है कि जिन वो जब इतनी मेहनत कर रहा है तो उसे भी कुछ तो करना ही होगा और वो मदद के लिए हाँ कर देती है। दूसरी तरफ जिन डंजन के मॉन्स्टर्स को मारता जा रहा था। जब भी मेरा लेवल अप होता है मेरे लिए मॉन्स्टर से लड़ना आसान हो जाता है और साथ ही उनके नाम का कलर भी चेंज हो जाता है। व्हाइट कलर का मतलब है कि वो मुझसे कमजोर है। अगर वो ऑरेंज कलर का है यानी वो मेरे जितना ही ताकतवर है। लेकिन अगर उनका कलर रेड है तो वो मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। पहले इन वुल्फ्स का कलर भी रेड था लेकिन अब वो व्हाइट हो चुका है यानी मैं पहले से काफी ताकतवर हूँ। पर मेरी इम्प्रूव्ड परसेप्शन से मुझे पता लग रहा है कि नीचे वाला मॉन्स्टर बहुत भयानक होने वाला है। उसकी तलवार लगभग टूट गई है और अब उसका लेवल भी यहाँ नहीं बढ़ रहा। पर उसके यहाँ
आने का गोल ही स्ट्रांग बनना है। तो वो स्टेयर्स से नीचे उतर जाता है। जैसे ही वो नीचे पहुंचता है, बिजली की तेजी से कोई उसके ऊपर हमला कर देता है। उसे रिएक्ट करने का भी मौका नहीं मिलता। इससे उसकी तलवार भी बीच में से टूट जाती है और उसके सामने एक सरपेंट मॉन्स्टर आता है। इतना लेवल अप करने के बाद भी उस मॉन्स्टर का नाम ऑरेंज में दिख रहा है। इस डंजन का बॉस तो यही मॉन्स्टर है। मुझे नहीं लगता कि इसकी थिक स्केल्स को मेरी तलवार से कुछ होने वाला है। वो जानता है कि बिना वेपन के लड़ना अपनी मौत को दावत देना है। उस मॉन्स्टर के अगले हमले की वजह से जिन पानी में गिर जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर पानी में भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। जिन गन्ने की बोरी की तरह इधर से उधर उड़ता रहता है और यहाँ तक कि उसके ऊपर एक ट्रेन भी फेंकी जाती है। उसे लगा था कि वो अब ताकतवर हो गया है, लेकिन अब वो समझ चुका है कि ये काफी नहीं था और वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर मुझे कितना स्ट्रांग बनना होगा, कब मैं दूसरों के लिए बोझ बनना बंद करूंगा। उसे मिस्टर सॉन्ग की बात याद आती है। सभी लोग तुम्हें सबसे वीकेस्ट हंटर कहते हैं। अगर तुम उन सभी को गलत साबित करना चाहते हो तो तुम्हें कड़ी ट्रेनिंग करनी होगी। तभी वो मॉन्स्टर फिर से जिन पर हमला कर देता है और उसे कूदते कूदते एक अलग ही एरिया में ले जाता है। मुझे वो निकनेम इसलिए दिया गया था क्योंकि मैं सबसे कमजोर था। जिनके पास ताकत होती है वो हर सिचुएशन में ऊपर होते हैं, लेकिन कमजोरों का ताकतवर के पास कोई काम नहीं होता। वो सिर्फ डर के मारे कांपते हैं और लूजर्स की तरह सब कुछ होता हुआ देखते हैं। कमजोर कितना ही चालाक, तेज या समझदार हो, अगर उसका सामना ताकत से है तो वो हमेशा हारेगा। तो जिन वो अपनी पूरी जीत जान लगाकर उस मॉन्स्टर पर हमला करने लगता है। वो उसके ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे दीवार पर मारकर नीचे गिरा देता है। मैं ताकतवर बन के रहूंगा। उसकी पूरी बॉडी ग्लो करने लगती है। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। उस मॉन्स्टर के सामने ये चीज कुछ भी नहीं है। लड़ते लड़ते जिनवू उस मॉन्स्टर को अपने हाथों से पकड़ लेता है। जिनवू ने अपने सारे पॉइंट्स स्ट्रेंथ में डाल दिए थे और अब वो उसे यूज करने लगता है। वो अपनी पूरी जान लगाकर उस मॉन्स्टर के स्केल्स को तोड़ने लगता है। स्नेक उसे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन जिन उसे नहीं छोड़ता और वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस मॉन्स्टर का गला दबा के मार देता है। तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आती है और उसे पता लगता है कि वो कई बार लेवल अप हो चुका है। जिन स्माइल करता है, आखिरकार मेरी ताकत थोड़ी तो बढ़ी गई। जिसके बाद उस मॉन्स्टर को हराने की वजह से उसे एक खतरनाक सा डैगर मिलता है जो कि किम की स्वॉर्ड से दुगनी ताकतवर है और उसमें पैरालिसिस और ड्रेन की एबिलिटी भी है और साथ ही उसे एक पॉइजन भी मिलता है जिससे उसकी स्किन तो मजबूत हो जाएगी पर वो उसके मसल्स की ऐसी की तैसी कर देंगे। और क्योंकि उसने बॉस को हरा दिया था, वो डंजन खत्म हो जाता है और जिन वो एक ट्रेन स्टेशन में खड़ा था। वो अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड के साथ बाहर आता है, लेकिन वहाँ आसपास एक भी इंसान नहीं दिख रहा था। वहाँ खड़ा सोल्जर जल्दी ही उसे छुपने को कहता है, पर उस तलवार को देखकर वो समझ जाता है कि वो एक हंटर है, तो वो उसे अपने साथ चलने को कहता है। रास्ते में इधर उधर देखकर उसे पता लग जाता है कि कोई डंजन ब्रेक हुआ है। सोल्जर बताता है कि बाहर आए हुए सारे मॉन्स्टर्स मारे जा चुके हैं, लेकिन अभी भी एक जायंट मॉन्स्टर जिंदा है। जिनवू की परसेप्शन एबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ गई है और उसे पता लग जाता है कि बॉस है कहाँ। हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा बड़ा है। हंटर्स को उससे लड़ने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है और उनका लीडर उनसे कहता है कि वो टैंक को हील करने में फोकस करें। वहीं टैंक को समझ नहीं आता कि फाइटर्स कर क्या रहे हैं, क्योंकि इतनी देर से लड़ने पर भी वो मॉन्स्टर जरा भी डैमेज नहीं हुआ था। जिनवू जब ये सारी चीजें देखता है, वो समझ जाता है कि ये सारे हंटर्स जल्दी जल्दी में इकट्ठा किए गए हैं, क्योंकि इनमें टीम वर्क नाम की कोई भी चीज नहीं है। उसे अपनी परसेप्शन स्किल से पता लग जाता है कि यहाँ 8 ई रैंक हंटर्स हैं और एक डी रैंक हंटर है और वो डी रैंक हंटर टैंक है। एक लड़की जूही को हील करने को कहती है, लेकिन वो ढंग से फोकस नहीं कर पाती क्योंकि आंख बंद करते ही उसे वही डंजन याद आने लगता है। ये देख के जिन समझ जाता है कि जूही अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई है, बिल्कुल उसी की तरह। एक सेकंड, ये तो एक डी रैंक बॉस है ना, तो जिससे मैं लड़के आया हूँ उससे तो ये बहुत कमजोर है। अगर मैं बस उसका डिफेंस बैरियर तोड़ दूं तो वो लोग उसे हरा देंगे। जिन अपनी टूटी हुई तलवार को उस मॉन्स्टर के ऊपर फेंक देता है, जिससे उसका बैरियर टूट जाता है, जिसके बाद वो सभी लोग उसे हरा देते हैं। डी रैंक हंटर को यकीन नहीं होता कि जिस पे वो इतनी देर से हमला कर रहे थे वो एक टूटी हुई तलवार से हार गया और वो वहां खड़े सोल्जर से पूछता है कि इसे किसने फेंका था। सोल्जर उसे बताने लगता है, पर जिनवू तब तक वहां से जा चुका था। वो जरूर एक हाई रैंकिंग हंटर होगा। मुझे नहीं लगा था कि मैं एक ही हमले में उसे हरा दूंगा। लगता है वो पहले से ही काफी कमजोर हो गया था। और जूही सोचने लगती है कि क्या वो जिनवू था। आगे जिनको रोज डेली क्वेस्ट मिलते रहते हैं, जिन्हें कंप्लीट कर करके वो अपना लेवल अप करता रहता है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल की सारी लड़कियां अपने जिनवू पर लट्टू हो रखी हैं। वो कहने लगती हैं कि वो जब आया था तो बड़ा ही पतला सुतला था, पर अब बहुत ज्यादा हैंडसम हो गया है और ऊपर से बहुत अच्छी बॉडी भी है उसकी। जिन एक्सरसाइज ही कर रहा था तभी एक नर्स उसके रूम में आ जाती है और उसकी बॉडी को देखकर शर्मा जाती है। वो उससे पूछती है कि क्योंकि वो आज डिस्चार्ज होने वाला है तो वो कैसा महसूस कर रहा है। वो कहता है कि वो बहुत अच्छा है, तो वो उसे डिस्चार्ज के डॉक्यूमेंट्स फिल करने को दे देती है। जिन थैंक यू बोलकर वहां से जा ही रहा था, तभी वो नर्स उसे रोककर उसका फोन नंबर मांग लेती है। ये मेरा नंबर क्यों मांग
मांग रही है। अच्छा, इसने टेस्ट रिजल्ट देने होंगे ना, जिसके बाद वो उसे नंबर दे देता है। इसके बाद हम एक न्यूज इंटरव्यू देखते हैं जहाँ की बाइक बैठा हुआ था, जो कि एक एस रैंक हंटर है जिसने उन जायंट एंट्स को मारा था। वो इस कंट्री के 7 एस रैंक हंटर्स में से एक है। इंटरव्यूअर के पूछने पर वो उसे बताने लगता है कि वो खुद को मेंटेन करने के लिए रोज ट्रेनिंग करता है। दूसरी तरफ जिन्हा स्कूल जा रही थी, तभी वो अपने भाई को देखती है और उससे पूछती है कि क्या वो ट्रेनिंग कर रहा है, और ऊपर से उसकी हाइट भी पहले से लंबी हो गई है। हाँ, शायद ट्रेनिंग की वजह से हुआ है ये। जिसके बाद वो उसे छाता देकर स्कूल भेज देता है। उसके जाने के बाद वो सोचने लगता है कि उसे अपनी पॉइंट्स को किस एबिलिटी में लगाना चाहिए। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी उसके मकान मालिक का फोन आ जाता है। जिन घबराया हुआ उसका फोन उठाता है। तुमने अभी तक अपना किराया नहीं भरा है, लेकिन अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तुम बाद में भी भर सकते हो। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े समय में मैं भर दूंगा। अब मैं पहले से ताकतवर हो गया हूँ और गॉब्लिन्स को तो आसानी से मार सकता हूँ, तो किराया भरना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद वो ऑनलाइन जॉब्स को ढूंढने लगता है। अगर मुझे ज्यादा पैसे कमाने हैं तो मुझे हाई रैंकिंग गेट में जाना होगा, लेकिन मेरा रैंक तो सिर्फ ई है। क्या मुझे दोबारा से टेस्ट देना चाहिए? लेकिन अगर मैंने टेस्ट दिया तो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा अटेंशन आ जाएगी, क्योंकि सेकंड अवेकनिंग बहुत ज्यादा रेयर होती है और ऊपर से ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कि अपना लेवल इंक्रीज करके अपनी ताकत बढ़ा सकता हो। जिसके बाद वो जॉब लिस्टिंग्स देखने लगता है, जहाँ की एक जॉब को देखकर वो शॉक हो जाता है और अपने डेली क्वेस्ट को कंप्लीट करता हुआ वहाँ पहुंच जाता है, जहाँ वो एक हांग नाम के हंटर से मिलता है। हांग उससे माफी मांगता है क्योंकि उसका सारा क्रू जिन वू को सबसे वीकेस्ट हंटर मानता है, पर जिन कहता है कि उसे तो इन सब की आदत है। असल में ये एक सी रैंक मिशन है और हमें इस गेट को एंटर करने के लिए 8 लोगों की जरूरत थी, तो हमें तुम्हारी जरूरत सिर्फ कोटा पूरा करने के लिए ही है। और क्योंकि तुम लड़ाई नहीं करने वाले हो, तुम्हें लूट का कुछ भी हिस्सा नहीं मिलेगा, पर पार्टिसिपेशन के लिए तुम्हें 2 मिलियन वॉन्स मिलेंगे। जिन उसकी टीम को देखता है और उसे पता लगता है कि वहाँ 4 सी रैंकर्स हैं और 2 डी रैंकर। जिन इस मिशन के लिए मान जाता है और हांग उसे बताता है कि उसका काम सिर्फ सप्लाईज को कैरी करना होगा और उनके साथ कोई हीलर नहीं जा रहा है, क्योंकि इंडिपेंडेंट मिशंस पर जाते हुए कोई भी हीलर तैयार नहीं होता है। ये सुन के जिन को थोड़ा डाउट होने लगता है। इसके बाद वो उसे एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करने को देता है, जिसपे ये लिखा है कि अगर डंजन में उसे कुछ हो जाता है तो हंटर्स की जिम्मेदारी नहीं है। इसके बाद हम एक और हंटर को देखते हैं जो कि डी रैंक है, पर उसके आर्मर्स और वेपन्स बहुत ही ज्यादा महंगे हैं। उन्हें देखकर जिन समझ जाता है ये कोई अमीर बाप की औलाद है और वो अपना नाम जिन हो बताता है। ये तुम्हारा फर्स्ट सी रैंक डंजन है ना, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। जिसके बाद वो सभी लोग डंजन की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में हो की बातें बंद ही नहीं होती और उसकी सारी चै चै जिन को सुननी पड़ती है। जब वो डंजन के गेट के पास पहुंच जाते हैं, वो उस गेट के साइज को देखकर हैरान हो जाते हैं, पर हांग उन्हें बताता है कि इन्वेस्टिगेटर्स ने इसे 2 बार चेक किया है, ये सी रैंक डंजन ही है। जिन भी हो को बताता है कि गेट के साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्वेस्टिगेटर्स उसके अंदर के मैजिक को चेक करते हैं और इससे ही इसका लेवल डिसाइड होता है। इसके बाद वो सभी डंजन के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां हांग का एक साथी अपने मैजिक से उजाला कर देता है, पर उन्हें अभी तक एक भी मॉन्स्टर नहीं दिखता। जिसके बाद आगे जाने पर उन्हें 2 रास्ते दिखते हैं। तभी जिन को मॉन्स्टर्स की आवाज सुनाई देती है और वो सभी को बता देता है कि उनकी तरफ इंसेक्ट टाइप के मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। ये सुन के सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो देखते हैं कि उनके चारों तरफ दीवारों में कई जगह होल्स हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर उन पर हमला कहां से होने वाला है। तभी जिन उन सभी को बताता है कि वो मॉन्स्टर्स ऊपर हैं। सबसे पहले वान अपने मैजिक से उन मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला कर देता है। हांग अपनी टॉन्टिंग स्किल का यूज करके सभी मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ बुलाने लगता है और उसके साथ ही उन्हें मारने लगते हैं। जिन वो भी उनके टीम वर्क को देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और वो समझ जाता है कि ये सभी लोग काफी समय से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। रही बात हो की, तो ये अभी तक जिंदा सिर्फ अपने इक्विपमेंट्स की वजह से ही है। सारी चीजें बड़ी ही स्मूथली जा रही हैं, पर पता नहीं मुझे क्यों कुछ गड़बड़ लग रही है। तभी एक मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करने आता है, पर वो अपनी एक लात से ही उसे मार गिराता है। उन सभी मॉन्स्टर्स को मारने के बाद वो लोग उनके मैजिक जेम्स को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। थैंक्स जिनवू, अगर तुमने हमें ना बताया होता तो हमें पता ही नहीं चलता कि मॉन्स्टर्स हम पर हमला कहां से करने वाले हैं। पर जिन कहता है कि उसने बस तुक्का मारा था। तभी वान हांग को बुलाता है और उसे दिखाता है कि एंट्स की बॉडी पर काटने के निशान है। इसका मतलब तो एक ही हो सकता है, यहाँ कोई इनसे भी ताकतवर मॉन्स्टर है। जिनवू को कुछ गड़बड़ लगने लगती है। हो, तुम्हारे इक्विपमेंट्स काफी महंगे हैं ना, अपना थोड़ा ध्यान रखना। किसी और जगह पर हम एक बंदे को देखते हैं जो कि जमीन के हिलने की वजह से घबरा जाता है, पर दूसरा बंदा उससे शांत रहने को कहता है क्योंकि ये बस उनका गिल्ड मास्टर ट्रेनिंग कर रहा है। और हम देखते हैं कि वो बाइक है जिसने एक बड़े से पत्थर को अपने हल्के से पंच से ही पूरी तरह से तोड़ दिया है। ये तो मेरे वार्म अप के लायक भी नहीं था, साफ कराओ इसे। दूसरी तरफ जिन का ग्रुप डंजन के और अंदर जा रहा था और कुछ दूर जाने पर उन्हें काफी सारे मकड़ी के जाले दिखते हैं और जैसे ही वो इस एरिया को पार करते हैं उन्हें सामने बहुत सारे माना क्रिस्टल्स दिखते हैं। सभी लोग बात करने लगते हैं कि वो इसे कैसे बांटने वाले हैं और हांग सोचता है कि वो इन पैसों का यूज करके अपनी अलग एक स्ट्राइक टीम बनाएगा और अपने भाई को
दिखा देगा कि वो भी उससे कम नहीं है। दूसरी तरफ वो जिन से उसका कॉन्ट्रैक्ट मांगता है और हांग के पास जाकर उससे कहता है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जिन को सिर्फ मॉन्स्टर से गिरी हुई लूट नहीं मिलेगी पर माना क्रिस्टल्स बेटर लूट नहीं है, यानी इन सभी माना क्रिस्टल्स का 8 हिस्सों में बंटवारा होगा। हांग स्माइल करता है और इस बात के लिए मान जाता है। मैं तुम्हें याद दिला दूं, अभी हमें इस बॉस मॉन्स्टर से भी लड़ना है, पर हमें इसे मारने से पहले सभी माना क्रिस्टल्स को बाहर निकालना होगा, क्योंकि अगर हमने इसे मार दिया तो दरवाजा क्लोज हो जाएगा। पर अच्छी बात यह है कि वो अभी सो रहा है। तभी वो अपने एक साथी को डांट लगाने लगता है क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट गियर लाना भूल गया। तुम दोनों यहीं पर रहो, तब तक हम ट्रांसपोर्ट गियर को लेकर आते हैं, और फिक्र मत करो, जब तक कि कोई उसे गुस्सा नहीं दिला देता उस स्पाइडर की नींद नहीं खुलेगी। उनके जाने के बाद जन सोचने लगता है कि अगर वो इतने पुराने हंटर्स हैं तो उन्होंने किसी एक्सपीरियंस हंटर को कॉल क्यों नहीं किया। दूसरी तरफ हम हांग को देखते हैं। वान जाओ और गुफा का गेट क्लोज कर दो। वान अपने एक हमले से गुफा के दरवाजे को बंद कर देता है। मुझे इसी बात का शक था। मिस्टर सॉन्ग ने पहले ही उसे वार्न किया था कि हंटर्स में कुछ घटिया लोग भी होते हैं, डंजन में एक्सीडेंट्स होते ही रहते हैं, तो अगर डंजन में कोई क्राइम कमिट करता है तो किसी को भी पता नहीं लगता। वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं होते, तो जब तक कि कोई सर्वाइवर नहीं है किसी को भी कोई सबूत नहीं मिलेगा। वहीं हो पछताने लगता है और उसे लगता है कि अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं लाई होती तो शायद वो ऐसा नहीं करते। तुम गलत सोच रहे हो, वो हर वक्त हमें मारने को तैयार थे। तभी वो देखते हैं कि उस डंजन का बॉस जाग चुका है। जिनवू, मेरे साथ रहना, मैं तुम्हें बचाऊंगा। लगता है शुरू से ही उनका प्लान यही था, लेकिन उस दिन के मुकाबले ये कुछ भी नहीं है। हो तुम पीछे हो जाओ, मैं इसे संभालता हूँ। दूसरी तरफ हांग अपनी टीम के साथ डंजन से बाहर आ जाता है। उसका एक टीममेट उससे पूछता है कि उन्होंने सीधा उन्हें मार क्यों नहीं दिया, फालतू में ये सब नाटक करने की जरूरत ही क्या थी। तुम पागल हो गए हो क्या? अगर हमने उन्हें वहां मार दिया होता तो वो स्पाइडर जाग जाता, उसके बाद वो माना क्रिस्टल कौन तेरा बाप लेके आता बाहर। एक बार वो मॉन्स्टर उन्हें खाकर सो जाए, उसके बाद हम सभी माना क्रिस्टल्स को बाहर ले आएंगे। अगर वो उन्हें मार कर नहीं सोया तो हमें ही उस मॉन्स्टर को हराना होगा, जो कि काफी मुश्किल होने वाला है। तो हम माना क्रिस्टल को नहीं ले पाएंगे, पर कोई बात नहीं, हम उस अमीर ज़ादे के इक्विपमेंट्स को लेकर बेच देंगे, हमें उनके बहुत पैसे मिलेंगे। वहीं डंजन के अंदर हो जिनसे कह रहा था तुम पागल हो गए हो, वो एक सी रैंक का बॉस है, उसे सी रैंक या उसके ऊपर का हंटर ही हरा सकता है। तुम तो ई रैंक हंटर हो सही कह रहा है। भले ही मैं रिवेकन हुआ हूँ और मेरे लेवल काफी बढ़ गए हैं, लेकिन फिर भी मैं काफी कमजोर हूँ। वो गोलम और वो स्नेक दोनों ही लेवल डी बॉस थे, उनके मुकाबले ये स्पाइडर कहीं ज्यादा ताकतवर है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे डर नहीं लग रहा। शायद मैं इतना ताकतवर हो गया हूँ कि सी रैंक मॉन्स्टर से मुझे डर ना लगे। शायद मैं इसे हरा सकता हूँ। असली हंटिंग अब शुरू होती है। दूसरी तरफ हंटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, जिसका नाम गोटू है, वो बोरिंग मीटिंग में जा जाकर परेशान हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ डंजन में उससे लड़ते हुए जिनको पता लगता है कि उस स्पाइडर की स्किन बहुत ज्यादा टफ है और उसके अटैक्स इतने ज्यादा खतरनाक है कि अगर एक बार भी वो उसे लग गए तो उसकी जान तो जानी पक्की है। वहीं हो इन सभी चीजों को देख रहा था। ये नामुमकिन है, एक ई रैंक हंटर ऐसे मूव नहीं कर सकता। ये आखिर है कौन? कहीं ये कोई फेक रैंकर तो नहीं? कुछ हंटर्स अपनी मैजिक पावर को कंट्रोल कर सकते हैं और जानबूझकर लोअर रैंक लाते हैं। ये सनकी लोग होते हैं जो कि कमजोरों को मारकर मजे लेते हैं। ये कहीं उनमें से एक तो नहीं? वहीं लड़ते लड़ते जिन थकने लगता है और अभी तक उसने उस मॉन्स्टर के ऊपर एक हल्का सा स्क्रैच भी नहीं डाला था। उसे जल्दी ही इस मैच को खत्म करना होगा। वो अपने डैगर की स्पेशल एबिलिटीज को यूज करना चाहता है, जिसके लिए उसे स्पाइडर के वीक पॉइंट्स पर हमला करना होगा। लेकिन जब वो उसके ऊपर हमला करने जाता है, वो स्पाइडर उसके ऊपर एसिड से हमला कर देता है। मुझे अपनी स्पीड को और ज्यादा बढ़ाना होगा। लगता है डैश स्किल को यूज करने का समय आ चुका है। वो इस स्किल का यूज करके बड़ी जल्दी उस स्पाइडर के पास पहुंच जाता है, लेकिन उस स्पाइडर का सर भी बहुत ज्यादा मजबूत था, तो डैगर की कोई भी स्किल उसके ऊपर असर नहीं करती। लेकिन जिन वो हार नहीं मानता और वो लगातार उसके ऊपर हमला करता रहता है। लेकिन धीरे धीरे उसकी थकावट बढ़ती रहती है और अंत में वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उस स्पाइडर को उसके ऊपर हमला करने का मौका मिल जाता है। वो स्पाइडर उसकी चटनी बनाने ही वाला था, तभी उसे याद आता है कि उसने अपना डेली क्वेस्ट का रिवॉर्ड एक्सेप्ट नहीं किया था और वो है फुल रिकवरी। स्पाइडर उसके ऊपर हमला कर देता है। हो को लगता है कि जिन तो गया, लेकिन जिन अपनी स्पीड का यूज करके स्पाइडर के ऊपर फिर से हमला कर देता है और इस बार उसका निशाना उसकी आंख थी और इस बार डैगर के इफेक्ट्स उसके ऊपर काम करने लगते हैं। तो जिन लगातार उसके ऊपर हमला करता रहता है ताकि इफेक्ट्स बढ़ते रहे और धीरे धीरे जिन उस स्पाइडर को हराने में कामयाब होता है, जिसके बाद उसे एक नोटिफिकेशन आती है कि उसने डंजन के मास्टर को हरा दिया है। लेकिन जिन जानता है कि ये सब कुछ उसका लक था। अगर उसने फुल रिकवरी को पहले एक्सेप्ट कर लिया होता तो आज वो मर चुका होता। वहीं हो हैरान हो जाता है क्योंकि जिन ने एक डंजन बॉस को अकेले ही हरा दिया था और उसे यकीन हो जाता है कि जिन वो एक फेक रैंकर है, जिनको उस स्पाइडर से एक जेम मिलता है। तभी वहां हो पहुंच जाता है। बड़े भैया, अब से मैं इस सामान सारा मैं ही उठाऊंगा और आप चाहे तो वो जेम भी इस बैग में डाल सकते हैं। क्या आप पानी पीना चाहेंगे? जिसके बाद वो अकेले ही
माना क्रिस्टल्स को तोड़ना शुरू कर देता है। इससे क्या हुआ, उसी वक्त हंग का ग्रुप वहाँ पर वापस आ जाता है। दूसरी तरफ चेयरमैन गो उसी हंटर के साथ स्पार कर रहे थे और उसके ऊपर भारी पड़ते हैं। आप तो सच में काफी ताकतवर है, मैं पहले से काफी कमजोर हो गया हूँ, पर तुम्हारी इम्प्रूवमेंट को देखकर पता लगता है कि तुम बहुत ज्यादा ट्रेन करते हो। ट्रेनिंग से भले ही एक हंटर का लेवल ना बढ़े, लेकिन स्किल्स तो इम्प्रूव हो ही जाती हैं। एक हंटर को मेंटली और फिजिकली हमेशा स्ट्रांग रहना चाहिए, खासकर डंजन्स में जहाँ पता नहीं होता कि कौन सा इंसान कैसा होगा। वहीं दूसरी तरफ डंजन में हंग के सारे पंटर कह रहे थे कि वो दोनों चिरकुट इसलिए जिंदा है क्योंकि ये स्पाइडर बहुत ज्यादा कमजोर होगा और उस अमीरजादे के आर्मर ने ही उन दोनों को अभी तक जिंदा रखा है। तुम्हारा आर्मर सच में काफी कमाल का है। मैं जानता हूँ कि तुम एक अमीर फैमिली से हो। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो जिन को मार दो। हम कोटा को पूरा करने के लिए कमजोर हंटर्स को इसलिए इंक्लूड करते हैं ताकि हम उन्हें मारकर पूरी लूट अपने लिए रख सके। अगर तुम यहाँ से जिंदा बाहर जाना चाहते हो तो तुम्हें उसे मारना ही होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम दोनों को ही यहाँ मरना होगा। इस लड़के का आर्मर सच में काफी खतरनाक है। इसी की मदद से उस स्पाइडर को उसने मार गिराया। तभी हो जिन के सामने आकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ये देख के वो सभी लोग उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और हांग उनसे पूछता है, क्या तुमने कभी किसी इंसान की जान ली है? तभी जिन के सामने एक अर्जेंट क्वेस्ट आता है और वो क्वेस्ट उन सभी लोगों को मारने का था। वो सबसे पहले कमजोर वाले को मारना चाहते हैं तो वान जिनवू के ऊपर हमला कर देता है। उसकी हालत देखकर हो को उसकी फिक्र होने लगती है। दूसरी तरफ हम कुछ हंटर्स को देखते हैं जिनमें से एक हंटर उनकी चाही के साथ ट्रेनिंग के बारे में पूछती है। वो बताती है कि उस एस रैंक हंटर ने बड़ी ही जल्दी उन मॉन्स्टर्स को हरा दिया और वो खुद को काफी लकी समझती है कि उन्हें चा के गिल्ड ने रिक्रूट किया, क्योंकि एक हंटर के ग्रुप के बारे में कहा जा रहा है कि उसके लोग कुछ ज्यादा ही मर रहे हैं। दूसरी तरफ डंजन में जिनवू सोच रहा था, आखिरकार मैं कैसे भूल गया, ये दुनिया मतलबी धोखेबाजों से भरी हुई है। ये सिस्टम सीधा मुझे उन्हें मारने को कह रहा है। क्या ये मुझे किसी चीज के लिए जिंदा रखना चाहता है? अगर ऐसा ही है तो ठीक है। अगर ये सिस्टम मुझे यूज कर रहा है तो मैं भी इसे ताकतवर बनने के लिए यूज करूंगा। मैं तो भूल ही गया था, इस दुनिया में कमजोरों से हमेशा चीजें छीनी जाती हैं। अरे वाह, ये लगता है वीकेस्ट हंटर को समझ आ गया कि दुनिया काम कैसे करती है। अगर तुम लोग मारने के लिए तैयार थे तो अगर तुम्हारे मरने की बारी आती है तो भागना मत। लगता है तुम्हें समझ नहीं आया कि यहाँ चल क्या रहा है। तुम्हें सही में लगता है तुम्हारे जैसा ई रैंक हंटर हमारा कुछ बिगाड़ पाएगा? तो अभी वो बिजली की तेजी से उसका सर उसके धड़ से अलग कर देता है, जो देख के सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। भले ही मुझे ऐसा सिस्टम ने करने को कहा था, पर मैंने आज एक मर्डर किया है। पर अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मेरा दिल रुक जाता। अगर सिर्फ ताकतवर को ही जीने का हक है तो मैं ताकतवर बनकर रहूंगा। तभी दो हंटर्स उसके ऊपर हमला कर देता है, पर वो उनसे बहुत ज्यादा तेज था। उसके डैगर के डीबफ उनके ऊपर असर करने लगते हैं और वो उन दोनों को आसानी से मार गिराता है। जिसके बाद मरने की बारी आर्चर की थी। ये सब देखकर डर के मारे वान उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, पर वो उसके हमले से भी बचकर उसे भी मार डालता है। ये तो उस वक्त से भी ज्यादा ताकतवर है जब ये वो उस बॉस से लड़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ हांग अपने बफ्स को एक्टिवेट कर लेता है और उसे यकीन है कि वो बॉस से लड़कर बहुत ज्यादा थक चुका है। मेरी रीइंफोर्समेंट से मेरी बॉडी स्टील जितनी ताकतवर हो गई है, इसका डैगर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन जब वो उसके ऊपर हमला करने जाता है, जिन उसका मुंह पकड़कर जमीन पर दे मारता है, जिसके बाद डर के मारे वो उससे अपनी जान की भीख मांगने लगता है। तुमने मुझे 3 बार मारने की कोशिश की है, क्या तुम्हें सच में लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? अगर तुमने ऐसा किया तो तुम भी नहीं बचोगे। लगता है तुम भूल गए, तुमने ही मुझसे कहा था कि जो कुछ डंजन में होता है इसका बाहर किसी को कुछ नहीं पता लगता। क्या तुम जानते भी हो मेरा भाई कौन है? लेकिन तभी जिन उसके ऊपर एक हमला करके उसकी गर्दन को काट देता है। उसका मिशन कंप्लीट हो जाता है, जिसके बाद वो पूरा डंजन हिलने लगता है क्योंकि उन्होंने उसके बॉस को हरा दिया था। जब वो बाहर आते हैं, उस स्पाइडर की लड़ाई के बाद सिर्फ वही लोग जिंदा बाहर आए थे, लेकिन ऑफिशियल को इस बात पर यकीन नहीं होता क्योंकि पार्टी में उन दोनों का रैंक सबसे ज्यादा लो था। पर होक गियर को देखकर उसे लगता है कि उसी ने डंजन के बॉस को हराया होगा। वहीं जिन को यकीन नहीं होता कि इस खून खराबे के लिए भी उसे रिवॉर्ड्स मिले हैं। उसे मर्डरस इंटेंट नाम की स्किल मिली है, जिससे उसके एनिमीज इतने ज्यादा डर जाएंगे कि 1 मिनट के लिए उनकी सारी एबिलिटीज 50% से हाफ हो जाएगी। हो जिन का शुक्रिया अदा करता है। तभी वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है। हो उससे पूछता है कि कुछ हुआ क्या? नहीं, कुछ नहीं, अच्छी बात है कि मैंने अपनी बहन को छाता दे दिया था। आगे वो को रिपोर्ट मिलती है कि एक डंजन में 6 हंटर्स मारे गए और सिर्फ 2 ही जिंदा वापस आए। वो को लगता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये सारी चीजें तो होती ही रहती हैं। पर इसके बाद उसे पता लगता है कि जो 2 हंटर्स वापस आए हैं वो पार्टी के वीकेस्ट मेंबर थे और वो बच के वापस नहीं आए हैं, बल्कि उन्होंने ही बॉस को हराया है। और उनमें से एक हंटर जिन वू है। मरे हुए हंटर्स में से एक हंटर फेमस एस रैंक हंटर डोंग सू का छोटा भाई हांग डोंग सुक है और अब वो समझ जाता है कि ये रिपोर्ट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। दूसरी तरफ जिन जब रेड से वापस आता है, वो घर के लिए कुछ सामान भी लेकर आया था और वो अपनी बहन को बताता है
कि उसने मॉम के इलाज के लिए पैसे जमा कर दिए हैं। वहीं जिना काफी हैरान थी क्योंकि इस वाली रेट से उसे काफी ज्यादा अच्छे पैसे मिले हैं, पर इस बार वो जरा भी जख्मी नहीं दिख रहा था, तो उसे लगता है कि उसके साथ वाले हंटर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। लेकिन जिन इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता। जिन वो बियर पीता है, पर तभी उसे नोटिफिकेशन आती है कि उसकी बॉडी के अंदर कोई हार्मफुल चीज गई है और वो उसे तुरंत ही डिटॉक्सिफाई कर देता है। इसके बाद वो खाना ठूस कर सोने चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर में वहाँ उसकी बहन आती है और उसे बताती है कि कोई जिनहो नाम का लड़का उससे मिलने आया है। वहीं इतनी सारी बियर्स को देखकर वो उससे कहती है कि अगर वो इतनी बियर पीने लगा तो उसकी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा, पर जिन उससे कहता है कि वो फिक्र ना करे और वहाँ से चला जाता है। आगे जिन वू हो से मिलने एक कैफे में आया हुआ है। मैं असल में एक स्ट्राइक टीम बनाने की सोच रहा हूँ, लेकिन इससे पहले कि उसकी बात पूरी होती जिन उसे सीधा मना कर देता है। मुझे अमीर लोगों से कोई भी बात नहीं करनी, लेकिन वो इतनी ज्यादा मिन्नतें करने लगता है कि जिन को उसकी बात सुनने के लिए मानना ही पड़ता है। असल में मैं अपना एक गिल्ड खोलना चाहता हूँ, पर उसमें पहली कंडीशन ये है कि मुझे 20 मिशंस पर जाना होगा और वो वाला मिशन मेरा पहला ही था। रिटन एग्जाम्स के लिए भी मैंने काफी अच्छी तैयारी कर ली है, पर मेरी कॉम्बैट स्किल्स ज्यादा अच्छी नहीं है। तुम्हारे पिता का तो कंस्ट्रक्शन का काम है ना, तो तुम ये क्यों कर रहे हो? असल में मेरे पिता ने ही कहा है गिल्ड बनाने को। जिन वो सोचता है कि डंजन काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है क्योंकि जो भी चीजें वहाँ मिलती हैं बाहर आकर महंगे दामों में बिकती हैं। आगे वो कहता है कि उसके फादर एक एस रैंक हंटर को उनके गिल्ड का लीडर बनाना चाहते हैं और उसका भाई वाइस कमांडर बनेगा, लेकिन कंट्री में सिर्फ 7 ही एस रैंक हंटर्स हैं और मिनग्यू ने तो कभी किसी गिल्ड को ज्वाइन भी नहीं किया और अब वो रिटायर हो गया है। तो क्या तुम्हारे फादर दूसरे गिल्ड से एस रैंक हंटर को खरीदना चाहते हैं? मैं तुम्हें पहले ही बता दूं ये काफी खतरनाक हो सकता है क्योंकि तुम्हारी दुश्मनी सीधा गिल्ड से हो जाएगी। लेकिन तभी हो कहता है कि वो उस गिल्ड का लीडर बनना चाहता है और इसके लिए उसे जिन की मदद चाहिए और वो चाहे तो वो उसकी पावर्स को छुपाकर रेड्स में हिस्सा ले सकते हैं। इसके बाद वो उसे एक बिल्डिंग के कागज दिखाता है जहां उनका हेडक्वार्टर होगा और इसकी कीमत 30 बिलियन वॉन है। यो जिन की मदद के लिए ये सारी बिल्डिंग उसके नाम करना चाहता है। अगर ये ऑफर उसे पहले मिला होता तो पलक झपकते ही इसे वो एक्सेप्ट कर चुका होता, लेकिन अब चीजें बदल चुकी है। वो दुनिया में अकेला ही हंटर है जो अपने रैंक को बढ़ा सकता है। उसे यकीन है कि वो एस रैंक या फिर उससे भी ऊपर पहुंच सकता है। ऐसे में 30 बिलियन उसके लिए कुछ भी नहीं होंगे, लेकिन अभी भी वो अपनी पावर्स के बारे में सब कुछ नहीं जानता और उसके साथ काम करना रिस्की हो सकता है। तो जिन वो ऑफर के लिए मना कर देता है, लेकिन वो अभी भी हार नहीं मानता और वो उससे कहता है कि अगर उसने उसकी मदद की तो वो जिंदगी भर के लिए उसका सीक्रेट किसी को नहीं बताएगा। लेकिन जैसे ही जिन उसे घूर कर देखता है वो डर के मारे वहीं चुप हो जाता है। दूसरी तरफ होंग का छोटा भाई अपने भाई की मौत की वजह से बहुत गुस्से में है और वो उन दोनों सर्वाइवर्स के बारे में जानना चाहता है। लॉरा, क्या होगा अगर मैं किसी और कंट्री में किसी की जान लेता हूँ तो? वो बताती है कि अगर उस कंट्री से उनकी ट्रीटी है तो उसका ट्रायल वहीं पर चलेगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो उसे यहाँ डिपोर्ट कर दिया जाएगा और यहीं पर उसका ट्रायल होगा। डोंगसू अभी ही वहाँ जाना चाहता है, पर लॉरा उसे याद दिलाती है कि उसका स्केड्यूल बहुत ज्यादा बिजी चल रहा है। मैं बस उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों मेरे वहाँ जाने तक जिंदा रहेंगे। इसके बाद हम अगले दिन जिन वो और उसकी बहन को देखते हैं जो कि साथ में जॉगिंग के लिए गए हैं, जहाँ जिन उससे पूछता है कि अगर उसके पास 30 बिलियन वॉन होते तो वो क्या करती। वो कहती है कि वो सबसे पहले माँ की बिल्स भरती और फिर अपनी कॉलेज की फीस, पर ये इतने ज्यादा पैसे हैं कि इसके बाद क्या करना है उसे भी समझ नहीं आता। जिसके बाद जिन अपनी पूरी स्पीड में जॉगिंग करना शुरू कर देता है और वो देखता है कि डेली क्वेस्ट कंप्लीट होने के बाद भी उसका रन कैलकुलेट हो रहा है और जब वो पुशअप करता है वो भी उसमें ऐड हो जाता है। जिना बड़ी मुश्किल से उस तक पहुंच जाती है, लेकिन जिन वो चेक करना चाहता है कि वो काउंटर आखिर कब तक चलेगा, तो वो फिर से दौड़ पर निकल जाता है। उसे पता लगता है कि सारी चीजें डबल होने पर रुक जाती हैं, जिसके बाद उसका डेली टास्क एक सीक्रेट टास्क में बदल जाता है और उसे एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी मिलता है जिसमें उसे 2 लूट बॉक्सेस में से एक को चूज करना होता है। वो ब्लेस्ड बॉक्स को चूज करता है जिसके अंदर से उसे एक डंजन की मिलती है जिससे वो डीमन के कासल के अंदर जा सकता है। पर सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि उसे इसके अंदर एलेक्सर ऑफ लाइफ के लिए इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे। ये एक ऐसा एलेक्सर है जो कि किसी भी तरह की बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर सकता है। जिन वो अपनी माँ से मिलने जाता है, मुझे वो एलेक्सर ऑफ लाइफ हर कीमत पर चाहिए। इसके बाद वो डंजन का गेट ओपन करने पहुंच जाता है। मैं जानता हूँ कि ये एस रैंक डंजन है, यहाँ ऐसे मॉन्स्टर होंगे जैसे जेजू आइलैंड पर थे। उनसे लड़ने में तो एस रैंक हंटर्स को भी मुश्किल हो रही थी। डर के मारे मेरी फटी पड़ी है, लेकिन अगर कुछ भी बुरा होता है तो मैं इस टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज करके यहाँ से बाहर चला जाऊंगा। तभी उसके सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है जो कि हेल का गेट कीपर है और उसका नाम सर्बरस है। मैं इस वक्त पर हार नहीं मान सकता और वो अपनी सभी स्किल्स को एक्टिवेट करके उसके ऊपर हमला करने चला जाता है, लेकिन अपने बोनस इफेक्ट्स को एक्टिवेट करने पर भी वो ज्यादा डैमेज नहीं कर पाता। लगातार हमला करने के बाद वो अपने मर्डरस इंटेंट स्किल को एक्टिवेट करता है, लेकिन सर्बरस उसकी स्किल को कैंसिल कर देता है। वो अपने डैगर की
स्किल का यूज करने जाता है, पर जब वो उसके ऊपर हमला करता है उसकी ये सारी स्किल्स भी वो मॉन्स्टर कैंसिल कर देता है। सर्बरस उसके लिए बहुत ज्यादा ताकतवर था, जिससे लड़ाई के दौरान उसका एक हाथ भी कट जाता है। सर्बरस उसे अपने दांतों से पकड़कर जमीन पर पटक देता है और जब वो उसके ऊपर दोबारा हमला करता है उसकी लगभग 1/3 हेल्थ कम हो जाती है। लेकिन वो मॉन्स्टर यहीं पर नहीं रुकता। इसके बाद वो अपनी रेड स्किल को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे 3 मिनट तक उसकी सारी एबिलिटीज 100% से इंक्रीज हो जाती हैं। इससे उस मॉन्स्टर की स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जिन उसे डॉज नहीं कर पाता, तो जिन को अपनी फुल रिकवरी रिवॉर्ड का यूज करना पड़ता है, जिससे उसका आर्म भी वापस आ जाता है। इसके बाद जिन फिर से उसके ऊपर हमला करने लगता है और जैसे ही उसे लगता है कि वो फाइनली कुछ कर पा रहा है, उसे पता लगता है कि उसके अटैक का कोई असर नहीं हो रहा और वो मॉन्स्टर फिर से उसके ऊपर हमला करके उसकी एचपी को और भी ज्यादा कम कर देता है। वो मॉन्स्टर लगातार उसे मारता जाता है और जब उसकी हेल्थ सिर्फ 3% बचती है, वो धूल को उड़ाकर किसी तरह उससे छुपने में कामयाब होता है। वहीं सिस्टम पागलों की तरह उसे वार्निंग देता जाता है, मुझे नहीं लगता कि मैं इसे हरा सकता हूँ, मुझे यहाँ से जाना ही होगा। लेकिन जैसे ही वो स्टोन का यूज करने वाला था, सर्बरस आकर उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे वो स्टोन उसके हाथ से छटक कर कहीं दूर गिर जाता है, जिसकी वजह से जिन को फिर से उस मॉन्स्टर से छुपना पड़ता है और अब उसकी हेल्थ बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। अगर मुझे इसने 1-2 बार और मारा तो मैं मारा जाऊंगा। तभी उसे याद आता है कि उसके सिस्टम में एक शॉप है जहाँ से वो जल्दी जल्दी 3 हीलिंग पोशंस खरीदता है, लेकिन हर एक पोशन सिर्फ 100 हेल्थ ही रिस्टोर करती है। जिसके बाद वो पॉइजन निकालता है जो कि उसे सांप को मारने पर मिला था। वो उस पॉइजन को पी जाता है, तभी सिस्टम उस पॉइजन को डिटेक्ट करता है और उसकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर देता है, यानी उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है और उसके मसल्स भी इंटैक्ट रहते हैं। तभी सर्बरस उसके ऊपर हमला करने पहुंच जाता है और उसे फिर से बुरी तरह से घायल कर देता है, लेकिन जिन अभी हार नहीं मानता और उसी वक्त वो देखता है कि उस मॉन्स्टर की रेड स्किल अब डीएक्टिवेट हो गई है। तो जिन ने जो भी उसके ऊपर हमले किए थे अब वो उसके ऊपर असर करने लगते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर जिन लगातार उसके ऊपर हमला करने लगता है, वो उसे घायल करता जाता है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर फिर से उसके ऊपर हमला कर देता है। पर ऐन वक्त पर जिन उसके मुंह को ही पकड़ लेता है, लेकिन सर्बरस उसे हवा में उछाल कर उसे अपने दांतों के बीच में दबा देता है, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ बहुत ज्यादा कम हो जाती है। लेकिन इस हालत में भी जिन हार नहीं मानता और वो लगातार उसके ऊपर हमला करता रहता है। सर्बरस उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन जिन उसे नहीं छोड़ता और एक फाइनल अटैक के बाद वो मॉन्स्टर हार कर नीचे गिर जाता है और एक नोटिफिकेशन उसे बताती है कि उसने हेल के गेट कीपर को हरा दिया है। इसकी वजह से वो कई बार लेवल अप करता है और उसके सारे जख्म भी हील हो जाते हैं और उस गेट कीपर को हराने के बाद उसे डीमन कासल की एक की भी मिल जाती है। लेकिन तभी उसे एक अजीब सी नोटिफिकेशन आती है जो कि एलिक्सर की रेसिपी थी, जिसमें बताया गया है कि उसे 3 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी जो उसे डीमन के कासल में मिलेगी। सर्बरस से फाइट के बाद उसे पता लग चुका है कि वो कितना स्ट्रांग है। अगर वो इस हालत में उस कासल के अंदर गया तो वो 10 सेकंड भी नहीं टिक पाएगा, लेकिन वो वादा करता है कि वो एक दिन यहाँ वापस जरूर आएगा। इसके बाद जिन फिर से अपनी मॉम को देखने जाता है। क्या मैं सच में मॉम की इटर्नल स्लीप को ठीक कर सकता हूँ? मुझे 3 में से एक भी इंग्रेडिएंट नहीं मिला, पर मुझे ये तो पता है कि वो कहाँ मिलेगा। पर अगर मैं इस लेवल पर कासल के अंदर गया तो मैं जिंदा कभी वापस नहीं आ पाऊंगा। मुझे अपनी ताकत और ज्यादा बढ़ानी होगी। इसलिए वो हो की रिक्वेस्ट को मान लेता है और उसके साथ 19 सी रैंक मिशंस पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है कि उसकी एक शर्त है कि वो रेड्स पर सिर्फ 2 ही लोग जाएंगे, पर हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि सी रैंक गेट्स में जाने के लिए 8 मेंबर्स की जरूरत पड़ती है, यानी हमें बस हंग की स्ट्रेटजी का यूज करना होगा। हम बस कोटा को पूरा करने के लिए हंटर्स को रिक्रूट करेंगे, पर ये बहुत ज्यादा रिस्की है। इसे इस तरह से सोचो, अगर सिर्फ हम दोनों 19 सी रैंक मिशंस को कंप्लीट करते हैं तो ये कितनी कमाल की बात होगी और तुम्हारे डैड इससे तो इम्प्रेस हो ही जाएंगे। ये सुन के वो भी तैयार हो जाता है और कहता है वो रेड्स और बाकी के मेंबर्स का इंतजाम कर लेगा। दूसरी तरफ 4 रनिंग कर रही थी, जिस दौरान उसे पता लग जाता है कि कोई उसके ऊपर नजर रख रहा है और वो उसे सामने आने को कहती है। मैं बस आपसे बात करने का सही मौका ढूंढ रहा था। वो उसकी ट्रेनिंग इंटरप्ट करने के लिए माफी मांगता है और उसे अपना कार्ड दे देता है। इसके बाद हम हो को देखते हैं जो कि अपने फादर के साथ कहीं जा रहा था। 10 साल पहले जब गेट्स पहली बार आए थे तब से ये दुनिया पूरी तरह से बदल गई है। अब दुनिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बिना डंजन्स की रिसोर्सेज के फंक्शन नहीं कर सकता, इसलिए हंटर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उनके ऊपर एसोसिएशन पूरी नजर रखती है। यहाँ तक कि गेट्स को भी वही मैनेज करते हैं, पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट उनका नहीं होता। जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं वो हैं गिल्ड्स। जापान के टॉप हंटर गिल्ड्स हैं हंटर्स गिल्ड, व्हाइट टाइगर गिल्ड, रीपर गिल्ड, द फेम गिल्ड और द नाइट गिल्ड। डंजन्स के प्रॉफिट पर इन्हीं की मोनोपोली है। मैं चीजों को ऐसे ही आगे बढ़ने नहीं दे सकता। अगर हम कुछ बदलना चाहते हैं तो हमें अपने गिल्ड को बनाना ही होगा। वहीं हो सोच रहा था कि अगर उन्होंने एस रैंक हंटर्स को जोड़कर गिल्ड बना भी लिया तब भी इसमें रिस्क
रिस्क है। दूसरी तरफ हम जिन को देखते हैं जो कि रनिंग कर रहा था। वो नोटिस करता है कि जो भी वो एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करता है अब वो काउंट नहीं हो रही है और जो पहले उसे लूट बॉक्स मिला था अब वो ऑप्शन में भी नहीं है। तो वो एक रेगुलर लूट बॉक्स ही निकालता है इस उम्मीद में कि उसे कुछ अच्छा सा मिल जाएगा, पर उसमें से उसे एक बिंगो कार्ड मिलता है। समय बीतता जाता है और वो अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है, लेकिन अब उसे जो 3 पॉइंट मिलते हैं वो काफी नहीं लगते। तभी जिनवू को एक मैसेज आता है जो कि हंटर एसोसिएशन की तरफ से डी रैंक डंजन में जाने की रिक्वेस्ट है। मैं इस मिशन पर अकेला तो नहीं होऊंगा, पर कुछ ना करने से बेहतर तो जाना ही होगा। दूसरी तरफ हम सॉन्ग को देखते हैं जहां उसका एक स्टूडेंट उससे कह रहा था, आप तो सच में कमाल के हैं, मैंने पूरी कोशिश की फिर भी आपको नहीं हरा पाया। तभी सॉन्ग को भी वही मैसेज आता है तो उसका स्टूडेंट उससे पूछता है कि वो अभी तक रिटायर क्यों नहीं हुआ। ये सुन के सॉन्ग को वही डबल डंजन याद आ जाता है। तुम सच कह रहे हो, एक बूढ़ा आदमी जिसका एक हाथ भी कट चुका है वो भला क्या कर सकता है। तभी उसका स्टूडेंट माफी मांगने लगता है और कहता है कि उसका ये मतलब नहीं था। सॉन्ग कहता है कि उसके प्राइम ईयर्स तो अब खत्म हो गए हैं, लेकिन वो अपने बच्चे खुचे समय में सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता है। दूसरी तरफ हम एक बच्चे को खेलता हुआ देखते हैं जिसका डरपोक बाप किम उसे देख रहा था। उसे भी वही नोटिफिकेशन आती है और उसकी बीवी उसे याद दिलाती है कि पिछली रेड से वो बड़ी मुश्किल से जिंदा वापस आया था, तो अब उसे कुछ और करना चाहिए। पर किम कहता है कि उन्हें पैसों की जरूरत है क्योंकि उनके बच्चे का स्कूल जल्द ही शुरू होने वाला है। तुम फिक्र मत करो, हंटर एसोसिएशन लो लेवल हंटर्स को खतरनाक मिशंस पर नहीं भेजती। वो दिन बस एक एक्सेप्शन था। दूसरी तरफ चोई बाइक को मिलने बुलाता है जो कि उसके ऊपर भड़का हुआ है क्योंकि उसकी वजह से उसे सड़े गले इंटरव्यू देने पड़ रहे हैं। जब बाइक अपनी सारी भड़ास निकाल लेता है, चोई उसे बताता है कि यूजिन कंस्ट्रक्शन अपना खुद का गिल्ड बनाने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन बाइक को ये पहले से ही पता था। मुझे सच सच बताओ, आखिर तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। दूसरी तरफ जूही के रूम में फोन पे उसकी मॉम उससे कहती है कि वो हंटिंग की जॉब छोड़ दे क्योंकि वो बस दूसरों के रास्ते में आएगी, इसलिए वो उसे घर वापस आने को कहती है। लेकिन ये सुनकर वो गुस्सा हो जाती है। आप मेरी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश बंद कीजिए, और फोन को काट देती है। वो रोते हुए सोचने लगती है कि क्या वो सच में बस दूसरों के रास्ते में आती है। तभी उसे हंटर एसोसिएशन से वही सेम मैसेज आता है। दूसरी तरफ चा चोई के पास जा रही थी, तभी रास्ते में उसे बाइक दिखाई देता है। ऑफिस में जाकर चा उसे बताती है कि जब वो ट्रेन कर रही थी उसे यूजिन कंस्ट्रक्शन के एक मेंबर ने कांटेक्ट किया था। वो शायद एक नया गिल्ड लॉन्च करने जा रहे हैं और वो चाहते हैं कि चा उनके गिल्ड की मास्टर बने। अगर तुम मुझे ये सारी चीजें बता रही हो इसका मतलब तुमने उन्हें मना कर दिया है। ये सारी बातें बताने के लिए शुक्रिया। इसके बाद चा उससे पूछती है कि मिस्टर बाइक यहाँ क्या कर रहे थे। चोई बाइक से पूछता है कि वो जेजू आइलैंड के बारे में क्या सोचता है। जब से वो रेड फेल हुई थी उस आइलैंड को सील कर दिया गया है और बस दूर से ही वहाँ पर नजर रखी जाती है और हर साल वहाँ की अपडेट लोगों को दी जाती है। लोगों के दिलों में अभी भी वहाँ का डर बैठा हुआ है। चाहे दुनिया मुझे वेपन ऑफ ह्यूमैनिटी कहती हो, पर मैं उस आइलैंड के बारे में कभी नहीं भूल सकता, ना ही वहाँ जो हुआ था वो। मैं जल्द ही उस आइलैंड को क्लियर करना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे तुम्हारी और क्रू की मदद चाहिए होगी और साथ ही पब्लिक ओपिनियन भी हमारी तरफ होना चाहिए, इसलिए मैंने वो इंटरव्यू भी रखवाया था। ये सारी बातें सुन के बाइक की पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं जब उस आइलैंड पर उसका एक दोस्त मारा गया था। वहीं किसी अंधेरी जगह पर एक आदमी किसी से कह रहा था कि वो उन्हें मार डाले। दूसरी तरफ जिनके घर में उसकी बहन हैरान हो रखी है कि वो इतना बिजी कैसे रहने लगा है, क्योंकि पहले तो हर गेट से बाहर आने के बाद उसे हफ्तों लग जाते थे रिकवर करने में और उसे लगता है कि ये सब कुछ उसकी ट्रेनिंग का कमाल है। जिन वो वहाँ से अपने रेट पर निकल जाता है पर वो अपना एक भी गियर लेकर नहीं जाता। किसी और जगह हम सॉन्ग को देखते हैं। मैं एक स्वॉर्ड्समैन हूँ पर मेरी अवेकेंड एबिलिटीज कोई भी फिजिकल तरीके से मुझे इम्प्रूव नहीं करती। मैंने अपनी पूरी जिंदगी मार्शल आर्ट्स में ट्रेनिंग की, लेकिन एक डंजन में इसका कोई काम नहीं बचा। तभी अचानक से उसके सामने जिनवू आ जाता है। वो नोटिस करते हैं कि जिनवू पहले से काफी अलग दिख रहा है। वो उसे बताता है कि जब वो हॉस्पिटल में उठा उसकी टांग वापस से जुड़ी हुई थी। तो सॉन्ग को लगता है कि शायद हाई रैंकिंग हीलर्स ने उसे हील कर दिया होगा, लेकिन सॉन्ग उतना लकी नहीं था। वो जब गेट के पास पहुंचते हैं वो ये देख के हैरान हो जाते हैं कि ये बिल्कुल रीयूनियन जैसा है। किम बहुत ज्यादा शर्मिंदा फील कर रहा था और वो उनसे नजरें भी नहीं मिला पाता। उस भयानक दिन को जो सर्वाइव कर पाए उसमें से 5 सर्वाइवर्स यहाँ इकट्ठा हुए हैं और उसे समझ नहीं आता कि यहाँ चल क्या रहा है। जूही जिनवू को देख के बहुत खुश हो जाती है और वो भी कहती है कि वो पहले से काफी बदल गया है। तभी वहाँ कुछ कैदी आ जाते हैं और वो जूही के साथ उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं, पर उनके साथ कैंग भी है जो कि उन्हें डांट के चुप करा देता है। ऑफिशियल उन्हें बताती है कि ये क्रिमिनल्स हैं जो कि यहाँ पर अपनी सजा को कम करवाने आए हैं। वो उन्हें यकीन दिलाती है कि वो क्रिमिनल्स कुछ उल्टा सीधा नहीं करेंगे, पर अगर वो ऐसा कुछ ट्राई भी करते हैं तो उनके साथ कैंग जा रहा है जो कि एक बी रैंक हंटर है। तो अगर वो कुछ भी करते हैं तो वो तीनों सी रैंक क्रिमिनल्स को आसानी से संभाल लेगा। जिनवू जूही से कहता है कि वो साथ में ना आए, लेकिन जूही नहीं मानती। सभी क्रिमिनल्स को फ्री कर दिया जाता है। इसके बाद कैंग जाके बाकी से खुद
खुद को इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है कि वो क्रिमिनल्स को हैंडल कर लेगा। जिनवू सॉन्ग को लीडर बनने को कहता है। इसके लिए सॉन्ग उसका शुक्रिया अदा करता है और उससे कहता है कि वही एक वजह है जो कि इतने सारे लोग उस डंजन से जिंदा वापस आ पाए। वहीं किसी वजह से कैंग जिनवू को घूर रहा था। इसके बाद वो सभी लोग डंजन में चले जाते हैं जहाँ की वो तीनों प्रिजनर्स आसानी से सभी गॉब्लिन्स को मारने लगते हैं। कुछ देर में ही वो सभी लोग सभी गॉब्लिन्स को मार गिराते हैं और सॉन्ग जिनवू की इम्प्रूवमेंट को देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। जूही भी कहती है कि ये कमाल की बात है कि अभी तक जिनवू को चोट नहीं आई है और वो उम्मीद करती है कि आज किसी को भी उसकी जरूरत ना पड़े। वहीं सॉन्ग उसके ऑरा को देखते हैं। इसका ऑरा बिल्कुल ही बदल गया है। आगे जाने पर उन्हें 3 अलग अलग रास्ते दिखते हैं। कैंग कहता है कि ये मिशन काफी आसान लग रहा है तो उन्हें 3 ग्रुप्स में बट जाना चाहिए, जिसके लिए सॉन्ग मान जाते हैं। कैंग कहता है कि वो सारे क्रिमिनल्स को लेके राइट वाले गेट में जाएगा, बाकी लोग अपना देख सकते हैं। वहीं जिनवू को अपनी परसेप्शन से पता लग जाता है कि कौन सा रास्ता उन्हें बॉस की तरफ लेकर जाएगा, तो वो सॉन्ग को कहता है कि उन्हें लेफ्ट वाले रास्ते में जाना चाहिए और किम एक हंटर के साथ बीच वाले रास्ते में चला जाता है। वहीं किम जब मॉन्स्टर से लड़ रहा था वो कहने लगते हैं कि इस मिशन को कंप्लीट करने पर वो जिनवू से जाकर माफी मांगेगा, क्योंकि भले ही उसने जो किया था वो अपनी फैमिली के लिए था, लेकिन इससे उसकी गलती ठीक नहीं हो जाती। वो बंदा पूछता है कि क्या वो उन्हें माफ करेगा। जो हमने किया है उसके लिए हमें कोई माफ नहीं कर सकता, लेकिन माफी मांगना हमारा फर्ज है। दूसरी तरफ सारे प्रिजनर्स ने गॉब्लिन्स को मार दिया है। कैंग उनसे पूछता है कि अगर ये सब ह्यूमंस होते क्या तभी वो लोग इन्हें मार देते। वो कहते हैं कि ह्यूमंस और इनमें जरा भी फर्क नहीं है। इसके बाद हम फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ किसी आदमी की बेटी को उन 3 लोगों ने असॉल्ट किया था, जिसकी वजह से उसने खुद की ही जान ले ली और वो आदमी गुस्से में है क्योंकि कुछ सालों में ही वो सारे कैदी जेल से बाइज्जत बरी हो जाएंगे। ऊपर से वो हंटर्स हैं तो वो रेड्स को ज्वाइन करके अपनी सजा को और ज्यादा कम करवा लेंगे। इसलिए वो आदमी 3 मिलियन लेकर आया है जो कि वो कैंग को देना चाहता है उन तीनों कैदियों की जान लेने के लिए। वहीं प्रेजेंट में वो उनसे कहता है यहाँ से जाने के बाद मैं सर्वेलेंस टीम को बता दूंगा कि यहाँ हमें 100 गॉब्लिन्स मिले थे जिन्होंने तुम्हें मार डाला। कुछ देर में ही वहाँ किम और उसका साथी भी पहुंच जाता है जहाँ वो देखते हैं कि कैंग ने 2 कैदियों को मार दिया है। कैंग उन प्रिजनर से कहने लगता है कि उसे कहा गया है कि वो उन तीनों को टॉर्चर करके मारे। तभी वो देखता है कि वहाँ किम पहुंच गया है तो वो सबसे पहले उस प्रिजनर को मार देता है और उन 2 गवाहों को मारने के लिए उनकी तरफ जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जिन को याद है कि कैंग उससे हॉस्पिटल में मिलने आया था और बस उम्मीद करता है कि वो उसे भूल चुका हो। तभी उन्हें चीखने की आवाज आती है और जब वो सभी भागते हुए वहाँ पहुँचते हैं उन्हें क्रिमिनल्स की डेड बॉडी दिखती है। किम का साथी भी मारा जा चुका है और वो देखते हैं कि किम की हालत काफी ज्यादा बुरी है। जूही उसे हील करने लगती है पर उसके जख्मों को देखकर सॉन्ग समझ जाता है कि उसकी यह हालत किसी मैजिकल बीस्ट ने नहीं की है। वो वेपन काफी ज्यादा शार्प था और जिसने भी उसे यूज किया है उसने जानबूझकर किम के वाइटल ऑर्गन्स को अवॉइड किया है। पर किम ने अब हार मान ली है। जिनवू उसे याद दिलाता है कि उसकी एक फैमिली भी है, उसे जिंदा रहना ही होगा ताकि वो हमेशा उससे नफरत करता रहे। किम अपनी आखिरी सांसों में जिनवू से माफी मांगता है जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। उसी वक्त कैंग जूही को मारने की कोशिश करता है पर जिनवू बीच में आकर उसे बचा लेता है। उसकी स्पीड को देखकर कैंग भी इम्प्रेस हो जाता है और सॉन्ग समझ जाता है कि ये सब कुछ उसी का किया धरा है। तुम तो हंटर एसोसिएशन के लिए काम करते हो ना, तो भला ये सब क्यों कर रहे हो? उन प्रिजनर्स ने तुम पर हमला करके तुम सभी को मार दिया पर वो लोग मुझे मार नहीं पाए, इसलिए मैं ही सिर्फ जिंदा बाहर गया। कैसी लगी मेरी कहानी? सॉन्ग जिनवू को पीछे रहने को कहता है क्योंकि उसे नहीं लगता कि वो उससे लड़ पाएगा और वो खुद उससे लड़ने के लिए आगे जाता है, ये जानते हुए कि कैंग बी रैंक है, उससे एक लेवल ऊपर। जूही अपने मैजिक से सॉन्ग की फिजिकल एबिलिटीज को बफ कर देती है और वो अपने स्वॉर्ड्समैनशिप का यूज करके कैंग को हराने की कोशिश करने लगता है, लेकिन कैंग उसके हर अटैक को डॉज करता जाता है। जिनवू भी उनकी लड़ाई को देख रहा था और वो समझ जाता है कि सॉन्ग भले ही अभी उसे टक्कर दे रहे हैं पर कैंग को हराने के लिए उनकी स्पीड बहुत ज्यादा कम है। कैंग लड़ाई के दौरान उसे घायल करने में कामयाब होता है पर उसे ये देखकर गुस्सा आ जाता है कि जूही तुरंत ही उसके जख्म को हील कर देती है और वो सबसे पहले जूही को मारने का डिसाइड करता है। पर ऐन वक्त पर वहाँ सॉन्ग आकर उसे रोक देता है। सॉन्ग कहता है कि उसने एस रैंक हंटर्स को ट्रेन किया है तो वो उससे नहीं हारने वाला। तुम्हें सच में ऐसा लगता है? तुम्हारी ये नई ताकत बस टेम्पररी है और एक जादूगर कभी भी एक असासिन को नहीं हरा सकता। और वो उसके ऊपर लगातार हमला करके सॉन्ग को मौत के करीब पहुंचा देता है और क्योंकि अब जूही की पावर्स भी खत्म हो गई थी वो उसे हील नहीं कर पाती और कैंग उसे मारने जाने लगता है। तभी कैंग अपने फायर मैजिक से उसके ऊपर हमला कर देता है लेकिन इससे वो बच जाता है। तुम जानबूझकर एक स्वॉर्ड्समैन की तरह लड़े ताकि मैं भूल जाऊं कि तुम एक जादूगर हो। तुम्हारा प्लान तो काफी अच्छा था, वो उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ जिनवू आ जाता है। तुम फिर से बीच में आ गए, आखिर तुम हो कौन? मेरा नाम संग जिनवू है और मैं एक ई रैंक हंटर हूँ। ये नामुमकिन है, अगर तुम ई रैंक हंटर होते तो मेरे अटैक को कभी नहीं रोक पाते। तुम अपनी ताकत को छुपा रहे हो, यानी तुम्हारी सेकंड अवेकनिंग हुई है।
ये सुन के वो दोनों हैरान हो जाते हैं और कैंग को भी याद आता है कि वो जिनवू से हॉस्पिटल में मिलने गया था। उस वक्त माना रीडर ने सिर्फ 10 दिखाया था, यानी उसकी सेकंड अवेकनिंग बाद में हुई है। लेकिन इससे एक बात क्लियर नहीं होती कि वो डबल डंजन कैसे सरवाइव कर गया। लेकिन इससे अब कैंग को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है। जिनवू उससे पूछता है कि उसने ये सब क्यों किया। कैंग कहता है कि वो तो बस वही कर रहा था जो ये क्रिमिनल्स डिजर्व करते थे। मैं उनके बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। तुमने मिस्टर किम और उन्हें क्यों मारा? तुम आसानी से उन्हें मार सकते थे, पर तुमने जानबूझकर उन्हें भी टॉर्चर किया। तुम्हें इन सब चीजों में मजा आता है ना। इसके बाद हम फिर से फ्लैशबैक देखते हैं जब वो उस लड़की के पिता से बात कर रहा था। मुझे बड़े बड़े गिल्ड से बहुत अच्छे अच्छे ऑफर आते हैं, पर मैं जानबूझ के थोड़े पैसों के लिए हंटर एसोसिएशन के लिए काम करता हूँ, क्योंकि बीस्ट्स को मारने से ज्यादा लोगों को मारने में मजा आता है। वहीं प्रेजेंट में जिनवू और कैंग की लड़ाई शुरू हो जाती है और उन दोनों की स्पीड को देखकर जूही और सॉन्ग हैरान हो जाते हैं। लड़ते वक्त कैंग को पता लग जाता है कि उनकी बिल्ड लगभग सिमिलर है, लेकिन हाई रैंकिंग अपोनेंट से लड़ने का एक्सपीरियंस उसके पास ज्यादा है। वो इस एक्सपीरियंस का फायदा उठाकर फाइट को कंट्रोल करने लगता है। तभी जिनवू उससे कहता है, क्या तुम अपने ब्लड लस्ट को थोड़ा कम कर सकते हो? लेकिन अब इसके लिए देर हो चुकी थी। उसके सिस्टम को पता लग गया है कि कोई उसकी जान लेना चाहता है और पिछली बार की तरह उसे एक अर्जेंट क्वेस्ट मिलता है जिसमें उसे एनिमी की जान लेनी होगी। जिनवू अचानक से ही किसी डार्क पावर में घिरने लगता है और कैंग हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि इस लड़ाई में उसका पलड़ा भारी होगा। तभी अचानक से जिनवू अपनी पूरी स्पीड का यूज करके उसके ऊपर हमला कर देता है और कैंग देखता है कि उसके वेपन में जहर लगा हुआ था। वो लड़ाई करते रहते हैं, लेकिन कैंग के पास अभी भी एक स्पेशल एबिलिटी थी जो कि उसने लास्ट के लिए बचा कर रखी है। वो अचानक से ही वहां से गायब हो जाता है। ये एक स्टेल्थ स्किल है जिससे ना ही मेरा कोई पता सूंघकर लगा सकता है, ना देखकर और ना ही सुनकर। सिर्फ कुछ लोगों के पास ये स्किल है और दुनिया में कोई भी नहीं जानता कि उनमें से मैं भी एक हूँ। कैंग जिनवू को घायल कर देता है और बाकियों से कहता है कि चुपचाप वहीं खड़े रहें और अपनी बारी का इंतजार करें। कैंग को लगता है कि अपने इंजर्ड पैर के साथ अब जिनवू कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन उसे सदमा तब लगता है जब जिनवू की इंजरी इंस्टेंटली हील होने लगती है। ये भला कैसे हो सकता है? आज तक मैंने एक भी कॉम्बैट हंटर नहीं देखा जो कि हीलिंग मैजिक भी यूज कर सकता हो। वहीं जिनवू उससे कहता है, मेरी एक और इमोशन खत्म हो गई है। तुम्हारे जैसे इंसान को मारने के लिए मुझे गुस्सा भी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुन के कैंग समझ जाता है कि जिनवू ने पहले भी किसी इंसान की जान ली है। ये सुन के वो दोनों हैरान हो जाते हैं। इसे बहुत कम समय में बहुत मुश्किल डिसीजन लेने पड़े हैं, इसलिए सिर्फ उसका अपीयरेंस नहीं बल्कि पूरा ऑरा ही बदल चुका है। कैंग फिर से उसी एबिलिटी का यूज करके जिनवू के ऊपर हमला करने लगता है, पर वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि जिनवू उसकी मूवमेंट्स को ट्रैक कर पा रहा है, उसकी ब्लड लस्ट को सेंस करके। कैंग के पास अभी भी एक ट्रिक बची हुई थी, लेकिन तभी जिनवू अपने मर्डरस इंटेंट स्किल का यूज करता है और कैंग चारों तरफ से एक डार्क ऑरा से घिर जाता है। और जब तक उसे पता लगता कि एक टैगर उसके सीने में घुस चुका है, तब तक काफी देर हो चुकी थी। वो कहता है कि जिनवू और वो दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों ही किलिंग मशीन है। वो आज इसलिए मर रहा है क्योंकि वो उससे कमजोर था। तुमने मुझे हरा दिया है तो तुम अभी रैंक बनने का नाटक तो नहीं कर पाओगे। मैं एक ऐसा हंटर हूँ जो हमेशा ग्रो करता रहता है। ये सुन के कैंग समझ जाता है कि जिनवू की ताकत अब बढ़ती ही जाएगी, पर वो उसे वार्न करता है कि अगर वो और ताकत के पीछे भागता रहा तो एक दिन वही ताकत उसके ऊपर हावी हो जाएगी। जिनवू का क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है और उसे कई सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। मैं जितना स्ट्रॉन्ग बनता हूँ उतना मुझे लगता है कि मेरे अंदर कुछ खत्म हो रहा है। वो दोनों उनकी जान बचाने के लिए जिनवू का शुक्रिया अदा करते हैं। जिनवू उन दोनों को यहाँ से जाने को कहता है और अकेला ही उस बॉस को हराने के लिए वहाँ से चला जाता है। ये देख के वो दोनों हैरान हो जाते हैं, पर वो जानते हैं कि अब वो इतना ताकतवर है कि ये चीज भी उसके लिए कुछ नहीं है। दूसरी तरफ वो को जब ये पता लगता है कि कैंग सीक्रेटली लोगों की जान ले रहा है, वो हैरान हो जाता है। इसके बाद उसे कैंग के मिशन के सर्वाइवर्स दिखाए जाते हैं, जहाँ वो जिनवू को देखकर हैरान हो जाता है। वो कैंग की हरकतों के लिए माफी मांगता है और उनसे पूछता है कि कैंग को किसने मारा। जिनवू उसे बताने ही वाला था, लेकिन तभी सॉन्ग कहता है कि उसने मारा है। मैं एक सी रैंक हूँ और मैं जीता सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे पास एक हीलर की मदद थी। लेकिन वो को इस कहानी पर यकीन नहीं होता क्योंकि कैंग एक टॉप लेवल बी रैंक हंटर था और एक मेज टाइप सी रैंक हंटर उसे कभी नहीं हरा सकता। लेकिन वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। वहीं कैंग अब क्योंकि स्ट्रांग हो चुका था, वो को देखकर उसे पता लग जाता है कि वो एक ए रैंक हंटर है और अभी तो वो उसका सामना नहीं कर सकता। वहीं सॉन्ग को लगता है कि उसके पास कोई अच्छा ही रीजन होगा अपनी पावर्स को छुपाने का, तो वो कहता है कि वो बस उसका एहसान चुका रहा है उस दिन उसकी जान बचाने के लिए। उसी रात को जूही उससे पूछती है कि क्या उसे ये स्टोन याद है। वो दोनों साथ में चलते हुए बात करने लगते हैं कि जिनवू कितना बदल गया है। वहीं जूही उसकी बिल्कुल उल्टी है, वो जरा भी नहीं बदली और उसे लगता है कि एक हंटर बनने के लिए वो दिल की बहुत ज्यादा कमजोर है। उसे अपने रैंक के हिसाब से हाई लेवल रेड्स में जाना चाहिए, पर वो हमेशा लो लेवल रेड्स में ही जाती है। पर
और ये चीजें उतनी भी बुरी नहीं है क्योंकि लो लेवल रेड्स में ही उसे जिनवू से मिलने का मौका मिला। वो हमेशा ही घायल होता रहता था पर उसकी आंखों में हमेशा आगे बढ़ने का जज्बा था। जूही उसका क्रिस्टल उसे वापस कर देती है और बताती है कि वो अब रिटायर होने वाली है और वापस अपनी फैमिली के साथ रहने जा रही है, जिसके बाद वो दोनों दोबारा मिलने का वादा करके वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि वू को जिन पर शक हो रहा था। उसे यकीन नहीं होता कि उसके जैसा ई रैंक बी रैंक कैंग को हरा सकता है, पर क्योंकि ये पहले ही वेरीफाई हो चुका था कि उसकी रीअवेकनिंग नहीं हुई है तो वो उसे जाने देता है। पर वो उसे वार्न करता है कि हांग के भाई को पता लग गया है कि उस डंजन से सिर्फ जिन और हो ही सलामत बाहर आए हैं, तो हो सकता है कि वो उनके पीछे आए। ये सुन के वो हैरान हो जाता है। वो उससे कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी मौत में तुम्हारा हाथ था या फिर नहीं, वो बस उन लोगों को ढूंढ रहा है जो वहां से जिंदा बच गए ताकि वो अपनी भाई की मौत का बदला ले सके। एस रैंक हंटर्स के सामने कोई भी कानून कुछ नहीं कर सकता और उनके पास पूरी कंट्री को तबाह करने की ताकत है। तुम्हें अपनी फैमिली को लेकर इस कंट्री से बाहर चला जाना चाहिए। अगर एक एस रैंक हंटर मेरे पीछे आ रहा है तो मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। अगले दिन जिन हो के साथ एक सी रैंक गेट के सामने खड़ा था और उनकी बाकी के पार्टी के मेंबर्स सब के सब टूटे फूटे हैं। हो ने इन सभी को इकट्ठा किया है क्योंकि किसी वजह से ये काम नहीं कर पा रहे थे। तभी एक लड़की को जिनवू देखकर कहता है तुमने एक बच्ची को भी हायर कर लिया, लेकिन वो कहती है कि वो एक क्वालिफाइड हंटर है। अच्छा, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है कोई, तुम ही रैंक हंटर हो ना। पर इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम में से कोई भी अंदर नहीं जाने वाला। उन सभी को 3-3 मिलियन मिलने वाले हैं, जो कि काफी कमाल की बात है क्योंकि उन्हें बाहर बस खड़ा होकर टाइम पास करना है। लेकिन उनकी एक शर्त है कि अगर उन्होंने किसी को भी ये चीज बताई तो उन्हें इस अमाउंट का 10 गुना वापस करना होगा। कैंग को मारने के बाद जिनवू को एक स्टेल्थ स्टोन मिला था जिसका यूज करके वो स्टेल्थ स्किल को एक्वायर कर लेता है। इसके बाद हो भी जाने को तैयार हो जाता है तभी जिनवू उसे एक ही उंगली से नीचे गिरा देता है। ये तुम क्या पहन कर आए हो, जाओ और इसे बदल कर आओ। जिसके बाद वो दोनों ही गेट के अंदर जाने लगते हैं। एक सेकंड, तुमने अभी भी ये पहन रखा है? बॉस ये तो पहनने दो यार। इसके बाद वो दोनों अंदर चले जाते हैं और बाहर खड़े हंटर्स बात करने लगते हैं कि वो दोनों ही सठी आ गए हैं क्योंकि एक ई रैंक है और दूसरा डी रैंक, और वो दोनों अकेले ही एक सी रैंक गेट को क्लियर करने गए हैं। उन सभी को यकीन है कि उन दोनों में से कोई भी जिंदा वापस नहीं आने वाला। इंतजार करते करते उनका 1 घंटा बीत जाता है। तभी एक हंटर कहता है कि एक नॉर्मल स्ट्राइक टीम को एक सी रैंक क्लियर करने में 2 घंटे लग जाते हैं, तो उन्हें शायद और वेट करना चाहिए। लेकिन तभी हो गेट से बाहर आ जाता है। ये देखकर उन्हें लगता है कि वो डर के मारे वापस आ गए, पर अच्छी बात यह है कि वो कम से कम जिंदा है। एक सेकंड, वो गेट बंद हो रहा है, यानी वो भागकर वापस नहीं आए हैं। इन्होंने बॉस को हरा दिया है। ये देखकर वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। उनका गोल एक दिन में 3 रेड्स को हैंडल करना है, लेकिन वो हंटर्स तो यही देखकर हैरान है कि उन्होंने एक रेड पूरी कर ली। अगली रेड में जिनवू गॉब्लिन्स को आसानी से ठिकाने लगाता जाता है और वो आइटम्स को कलेक्ट करने का काम संभालता है। अगली रेड भी पूरी तरह से सक्सेसफुल होती है और जिनवू और भी ज्यादा लेवल अप हो जाता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और वो दोनों अकेले ही डंजन्स को क्लियर करते रहते हैं। धीरे धीरे वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर से लड़ते हैं और वो देखता है कि जिनवू भी अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया है। उसकी स्टेल्थ स्किल काफी ज्यादा यूजफुल है और उसकी डैश स्किल भी लेवल अप हो जाती है। उसे कई सारी नई स्किल्स भी मिलती हैं जिनका यूज वो एक वुल्फ मॉन्स्टर के ऊपर करता है। उसे कई सारी कमाल की स्किल्स मिली हैं, लेकिन अभी उसके पास इतना माना नहीं है कि वो उन्हें ढंग से यूज कर सके। इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब से वो अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी पर काम करेगा। मैं अभी ए और बी लेवल के बीच में हूँ, क्या मुझे डीमन कासल में जाना चाहिए? तभी उसे नोटिफिकेशन आती है कि वो रिक्वायर्ड लेवल तक पहुंच गया है और इसीलिए उसे जॉब चेंज क्वेस्ट दिया जा रहा है। दूसरी तरफ व्हाइट टाइगर गिल्ड में वहाँ के मैनेजर को एक बंदा सी गेट्स के बिकने की रिपोर्ट देता है। 150 मिलियन? कौन दुगने पैसे दे रहा है सी रैंक गेट्स के? ये कोई नई स्ट्राइक टीम आई है जो कि इधर उधर के हंटर्स को इकट्ठा करके सी रैंक गेट्स को क्लियर कर रहे हैं। लगता है कोई अमीर बाप की औलाद हंटर खेल रहा है। एक सेकंड, संग जिनवू, ये नाम तो डबल डंजन के वक्त भी आया था। लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है। दूसरी तरफ जिनवू और हो एक और गेट को क्लियर करके बाहर आ जाते हैं जहाँ की सोंगी उसे घूरे जा रही थी, लेकिन जिन के पूछने पर वो शर्मा जाती है। जिनवू 3 खतरनाक डिजास्टर्स को सर्वाइव करके आया है और जब भी ऐसा हुआ है वहाँ कई लोगों की जान गई है, लेकिन वो हमेशा ही जिंदा वापस आया है। इस चीज की एक ही एक्सप्लेनेशन है, रीअवेकनिंग। और आन जिनवू को रिक्रूट करने के लिए वहाँ से चला जाता है। आन जब उस पोर्टल के पास पहुँचता है वो देखता है कि वहाँ तो पिकनिक चल रही है। तभी उनके सामने सोंगी आ जाती है और उनसे कहती है कि वो यहाँ से दूर रहें, ये जगह खतरनाक है। और उनके पूछने पर वो बताती है कि वो एक हंटर है और स्ट्राइक टीम का हिस्सा है। एक सेकंड, क्या इसका मतलब वो अकेला ही अंदर गया है? लगता है इस बार मेरे हाथों में बहुत बड़ी मछली लगने वाली है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर में डंजन को क्लियर करके जिनवू बाहर आ जाता है और हो उसे कहता है कि कल वो बिजी है तो वो किसी भी रेट पर नहीं आ पाएगा। तो हो ने जो 3 गेट्स को रिजर्व करके रखा था उन्हें
होल्ड करने का डिसाइड करता है। दूसरी तरफ हम एक अजीबोगरीब सा सीन देखते हैं और चॉय उस भयानक सपने से जाग जाता है। वो कुछ पेपर्स को देखता है। जेजू आइलैंड पर जाने का समय लगभग हो चुका है। दूसरी तरफ रात को आन जिन से मिलने जाता है और खुद को व्हाइट टाइगर गिल्ड के मैनेजर की तरह इंट्रोड्यूस करता है। वो जिन को ऑफर करता है कि जो भी उसे यूजिन कंस्ट्रक्शन पे कर रहे हैं वो उसका डबल पे करेगा अगर वो व्हाइट टाइगर गिल्ड को ज्वाइन करता है। तो आन को पूरा यकीन है कि जिनवू एक की रैंक है तो वो उसके ऑफर को कभी रिफ्यूज नहीं करेगा। लेकिन तब भी जिनवू उससे पूछता है व्हाइट टाइगर गिल्ड की बिल्डिंग की कीमत क्या होगी। 50 बिलियन। यूजिन कंस्ट्रक्शन मुझे 30 बिलियन की बिल्डिंग दे रही है और वो उसे सबूत भी दिखा देता है। बिना अपने सुपीरियर से बात करे मैं हमारी बिल्डिंग को ऑफर में नहीं दे सकता तो हमारी आगे बात करने का कोई फायदा नहीं है। और जिनवू वहाँ से जाने लगता है। लगता है मैंने जल्दबाजी कर दी। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता लगा? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? तभी अचानक से वो गायब हो जाता है और आन देखता है कि उसके चेहरे पर एक छोटा सा कट लगा है। इससे वो समझ जाता है कि जिनवू के पास स्टेल्थ स्किल है और इसलिए यूजिन उसे इतना ज्यादा पैसा दे रहे हैं। जिनवू उसे पीछे घूमने से मना करता है। मुझे तुम्हारे बारे में तब पता लगा जब मैं सी रैंक गेट्स के बाहर के बारे में देख रहा था। तुम्हारे अलावा और कौन जानता है? सिर्फ मैं और मेरा सेक्रेटरी। अगर इसके बारे में किसी और को पता लगा तो तुम दोनों मेरे पहले शिकार होगे। मैं वादा करता हूँ हमारे अलावा ये किसी को नहीं पता लगेगा। जिसके बाद जिनवू उसके सामने आ जाता है। लगता है ये सी रैंक गेट्स को खरीदने की वजह से हुआ है, लेकिन कुछ समय तक मुझे ऐसा ही करते रहना होगा। मैं समझ सकता हूँ पर हमें नए बंदों को ट्रेन करने के लिए उसकी जरूरत पड़ती है। चलो एक डील करते हैं। हमारे पास अभी 3 सी रैंक गेट्स हैं। मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ पर तुम्हें हर गेट के 300 मिलियन देने होंगे। ये सुन के वो शॉक हो जाता है। प्लीज आप इसे थोड़ा सस्ता कर सकते हैं, 200 मिलियन। इसके लिए जिन वो तुरंत ही मान जाता है और दोनों की डील पक्की हो जाती है। लेकिन जाने से पहले वो आन को कहता है कि अपनी आंखें बंद करे और मुंह खोले और वो उसके मुंह में हीलिंग पोशन डाल देता है। मुझे तुम पर यकीन है पर मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपना मुंह बंद रखोगे। उसका असिस्टेंट आके पूछता है कि यहाँ हुआ क्या। जितना मैंने सोचा था ये मछली उससे भी बड़ी है। बाद में वो कंफर्म कर देता है कि उसे 600 मिलियन मिल गए हैं। हम तो इन गेट्स को वैसे भी छोड़ने वाले थे, आपने इनके 600 मिलियन कैसे ले लिए? पर जिनवू कहता है कि ये एक सीक्रेट है। दूसरी तरफ व्हाइट टाइगर गिल्ड में आन को पता लगता है कि जिनवू ने उसे चूना लगा दिया क्योंकि अब कई सारे सी रैंक गेट्स हैं जो कि 70 मिलियन से भी नीचे के बिक रहे हैं। जिनवू उसे एक मैसेज भेजता है, ये मेरे ऊपर नजर रखने के लिए था, अब हमारा हिसाब बराबर हुआ। आन समझ जाता है कि उसे जिनवू से कोई पंगा नहीं लेना चाहिए पर उसे इस बात की खुशी भी है कि उसे अब उसका कॉन्टैक्ट नंबर मिल गया। वहीं जिनवू कहीं जा रहा है ताकि वो पता लगा सके कि ये जॉब चेंज क्वेस्ट आखिर है क्या। वो सिटी से बहुत दूर एक जंगल में जाता है क्योंकि उसे नहीं पता है कि जॉब चेंज क्वेस्ट में आखिर क्या मिलने वाला है, क्योंकि ये पहले वाले क्वेस्ट जैसा नहीं है। वो इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट या रिफ्यूज कर सकता है और डिसाइड करने के लिए उसके पास पूरा टाइम है। यानी ये काफी खतरनाक होने वाला है पर इसका मतलब ये है कि इससे वो उतना ही ज्यादा ताकतवर बनेगा। तो वो उस क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और उसके सामने एक दरवाजा खुलने लगता है। तभी उसे याद आता है कि उसने अपना डेली क्वेस्ट अभी कंप्लीट नहीं किया था, पर कोई बात नहीं, मैं बाद में कर लूंगा। और वो गेट के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ वो अपने बापू के साथ डिनर कर रहा था। तभी उसका बड़ा भाई भी वहाँ पहुंच जाता है। डंजन के अंदर जिनवू को पता लगता है कि वहाँ वो ना पोशंस का यूज कर सकता है ना ही रिकवर कर सकता है और बिना क्वेस्ट को कंप्लीट किए वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। यानी उसे अब बहुत ही ज्यादा सावधान रहना होगा। तभी उसे कुछ आवाज आती है और वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो एक आर्मर टाइप बीस्ट है और जिनवू एक झटके में ही उसे मार गिराता है। मजाक कर रहा था मैं। उसके अटैक से उस नाइट का कुछ भी नहीं बिगड़ता और जब वो नाइट उसके ऊपर हमला करता है वो उसकी ताकत को देखकर हैरान हो जाता है। वो फिर से अपने डैगर से उसके ऊपर हमला करता है लेकिन ये भी उसके ऊपर कोई असर नहीं करता। जिन उसके अटैक को डॉज करता रहता है। मैंने तुमसे भी तगड़े आर्मर वाले एनिमीज को हराया है। जिसके बाद वो उसके साथ भी वही करता है जो कि उसने उस स्नेक के साथ किया था और अपने हाथों से ही उसे तोड़ देता है। मैंने एक बार अपनी फेटल स्ट्राइक स्किल वेस्ट कर दी पर इसके बारे में तुम लोग मुझे ज्यादा तो सोचने दोगे नहीं, है ना? दूसरी तरफ वो के फादर उसके बड़े भाई से पूछते हैं कि उसकी गिल्ड एस्टैब्लिश करने के एफर्ट कैसे जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सुना था कि जितने भी एसरैक हंटर से उसने बात की है सबने उसे मना कर दिया। तो वो कहता है कि वो दूसरी कंट्री के हंटर से बात कर रहा है। वो समझ जाता है कि उसके लिए ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तभी जिसंग उससे कहता है, मुझे पता है कि तुम सीक्रेटली किसी चीज पर काम कर रहे हो पर मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना, मुझे सब पता है। ये सब सुन के वो चुप हो जाता है और सोचने लगता है कि जिसंग उससे ऐसे बात नहीं करता अगर उसे ये ना पता होता कि उसका पार्टनर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरी तरफ डंजन में जिनवू उन सभी नाइट्स को मारता ही जा रहा था। उसे पता है कि उसे जल्द ही आराम करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन तभी वो कुछ सेंस करता है और एक और मॉन्स्टर को ठिकाने लगा देता है। क्या इसने अभी अभी स्टेल्थ स्किल का यूज किया? तभी उसके
ऊपर एक मेज हमला कर देता है। ये आखिर कैसी जगह है? ऐसा लग रहा है कि यहाँ मैं अपनी पुरानी लड़ाइयाँ लड़ रहा हूँ। मैंने जितना सोचा था ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। मुझे अलग अलग एनिमीज के लिए अपनी अलग अलग स्किल्स का यूज करना पड़ेगा। अगर मैं नाइट्स को हराना चाहता हूँ तो मुझे अपनी ताकत को यूज करना है। स्टेल्थ वाले को मारने के लिए परसेप्शन चाहिए और मेज को हराने के लिए मुझे अपनी इंटेलेक्ट का यूज करना है। लेकिन जिन्वू ने अपने उस स्टैट को ज्यादा बूस्ट नहीं किया था और उसकी थकावट भी अब बढ़ने लगी है। मुझे जल्दी से जल्दी इस लड़ाई को खत्म करना होगा। दूसरी तरफ चोई अपनी टीम के साथ जेजू आइलैंड पर जाने के लिए तैयार हो गया है। वहीं डंजन में सभी मॉन्स्टर्स को हराने के बाद जिन्वू को कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जिनमें से एक बहुत ही ज्यादा लाइट वेट आर्मर है और साथ ही उसे कुछ और आइटम्स और पॉइंट्स भी मिले हैं। और थोड़ा आराम करने के बाद वो आगे बढ़ जाता है। उसके सामने एक बहुत ही बड़ा दरवाजा है। उस दरवाजे को खोलते ही उसे बहुत खतरनाक ऑरा फील होता है। अंदर किसी तरह का सिंहासन है जिसकी रक्षा के लिए वहाँ एक नाइट आ जाता है। उसकी प्रेजेंस और ऑरा से उसे वही डंजन याद आने लगता है और बिल्कुल डबल डंजन वाला ही डर महसूस होता है। उस नाइट का नाम इग्रेस है जो कि डार्क रेड कलर में आ रहा था, यानी वो जिन से कहीं ज्यादा ताकतवर है। इग्रेस इंस्टेंटली उसके ऊपर हमला कर देता है और जिन्वू ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो पिलर्स को मोमबत्ती की तरह काट सकता है। वो मॉन्स्टर आसानी से उसके ऊपर भारी पड़ रहा था और उसकी स्पीड और ताकत के सामने जिन्वू कुछ नहीं कर पाता। वो बस एक बाउंसिंग बॉल की तरह पूरे थ्रोन रूम में इधर से उधर टकराता रहता है। इसके बाद हमला करने की जिन्वू की बारी थी। वो अपनी स्पीड का यूज करके उसके ऊपर कई बार हमले करता है, लेकिन आखिरकार जब उसके ऊपर एक अटैक लैंड होता है वो उसके आर्मर को स्क्रैच भी नहीं कर पाता। इग्रेस जब उसके ऊपर हमला करता है वो बड़ी मुश्किल से उसे ब्लॉक कर पाता है, जिससे वो समझ जाता है कि स्पीड में वो भले ही लगभग बराबर हो, लेकिन ताकत में इग्रेस उससे कहीं ज्यादा आगे है। ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। क्या मैं इसे हरा सकता हूँ? मेरा वेपन तो उसके ऊपर कुछ नहीं कर रहा। जिसके बाद वो अपने वेपन को इन्वेंटरी में वापस भेज देता है, लेकिन जिन्वू हैरान हो जाता है जब इग्रेस अपने सारे वेपन्स को नीचे फेंक देता है। दूसरी तरफ चोई चेयरमैन को कॉल करता है और इस ऑपरेशन को अप्रूव करने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। तुम अपना ध्यान रखना। मुझे पहले से ही पता है कि ये कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन ये मिशन सिर्फ थ्रेट लेवल्स को चेक करने का है। हमें पता लगाना है कि आखिर वो अब कितने ताकतवर हैं। दूसरी तरफ डंजन में इग्रेस अभी भी उसकी कुटाई कर रहा है, वो भी बिना किसी वेपन के। वो उसे उठाकर दूर फेंक देता है और लात घूंसों की उसके ऊपर बारिश कर देता है। किसी तरह वो उसके अटैक से बचकर साइड आ जाता है। मैंने उसके सारे अटैक्स ब्लॉक कर दिए, लेकिन फिर भी मेरे 500 एचपी कम हो गए। अगर मेरे पास वो आर्मर ना होता तो पता नहीं क्या होता। मुझे नहीं लगता कि मैं ताकत में इसे हरा पाऊंगा। जिसके बाद वो अपनी डैश स्किल का यूज करने लगता है। वो अपनी स्पीड का यूज करके किसी तरह उसे एक मुक्का मार देता है, लेकिन इसके बाद वो चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले, इग्रेस हर बार उसके अटैक को डॉज कर लेता है। तभी इग्रेस उसे लात मार के दूर फेंक देता है, जिसके बाद उसे वो हवा से ही जमीन पर पटक देता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी जिन्वू हार नहीं मानता और वो दोबारा खड़ा होकर उसके ऊपर हमला करता रहता है। उसकी मेहनत आखिरकार काम आती है और वो उसकी गर्दन पर जोर की लात मारता है, लेकिन इससे इग्रेस की सटक जाती है और वो उसके ऊपर और भी ज्यादा बुरी तरह से हमला करने लगता है। वो बिल्कुल उसे वैसे ही मार रहा था जैसे मेरी माता श्री कपड़ों को धोती है। वो उसकी धुलाई करता करता उसे उसी गद्दी के ऊपर फेंक देता है। जिन्वू की हालत अब बहुत खराब हो चुकी थी। इग्रेस उसके पास जाता है और अपनी तलवार को समन करके उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जिन्वू अपने हाथों से ही उसकी तलवार को रोक देता है। मैं अभी तक नहीं हारा हूँ। वो उसकी तलवार को दूर फेंक देता है और अपनी ब्लेड को समन करके उसकी आंख में हमला कर देता है, जिसके बाद जिन्वू अपनी पूरी ताकत लगाकर इग्रेस को पीछे ढकेलने लगता है और उसे सीधा दीवार में दे मारता है। इग्रेस जिन्वू का डैगर यूज करने लगता है, लेकिन वो तुरंत ही उसे वापस अपने हाथों में समन कर लेता है। जिन्वू उसकी गर्दन पर हमला कर देता है, लेकिन वो कट ज्यादा गहरा नहीं था, तो जिन्वू अपनी पूरी ताकत लगा देता है और जितनी भी स्किल्स होती हैं सारी स्किल्स का यूज करके उसके ऊपर हमला करता है और आखिरकार उस नाइट को हराने में कामयाब होता है। जिसके बाद उसे नोटिफिकेशन आती है कि वो इस लड़ाई को जीत गया। हमारी ताकत और स्पीड दोनों में ही बहुत ज्यादा गैप था। मैं तो सिर्फ गलती से जीत गया। अगर मैंने एक भी गलती की होती तो मैं मर चुका होता। तभी जिन्वू को 4 रिवॉर्ड्स मिलते हैं। एक है 1.5 मिलियन गोल्ड, दूसरा एस रैंक हेलमेट है जो कि इग्रेस ने पहना था। वो डीमन कासल की भी एस रैंक थी ना, लेकिन इस तरह के गियर तो मुझे पहली बार मिले हैं। वो हेलमेट उसके स्टैट्स को बूस्ट कर देता है और डैमेज को 15% से कम भी। उसे एक रून स्टोन भी मिलता है रूलर्स हैंड स्किल के लिए और उसका फाइनल रिवॉर्ड एक इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन स्टोन है। मैं तो इसे अपनी इन्वेंटरी में भी नहीं रख सकता, तो अब क्यों मिल रहा है ये जब मैंने बॉस को हरा दिया? क्या अभी जॉब चेंज क्वेस्ट खत्म नहीं हुआ है? तो अभी उसके पीछे दर्जन भर पोर्टल्स खुल जाते हैं। उसके सामने एक नोटिफिकेशन आती है कि जॉब चेंज क्वेस्ट अब शुरू होता है। अब उसे जितनी देर हो सके उतनी देर सर्वाइव करना है ताकि वो एडवांसमेंट पॉइंट्स को इकट्ठा कर सके। जितने ज्यादा
उसके पास पॉइंट्स होंगे उतनी ज्यादा उसे हायर क्लास मिलेगी और उसके सामने नाइट्स आना शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर चोई की टीम जेजू आइलैंड के लिए हेलीकॉप्टर पर बैठकर निकल जाती है। वहीं डंजन में जिन वो उन सभी नाइट से लड़ता रहता है, लेकिन क्योंकि पोर्टल से मॉन्स्टर्स आते रहते हैं वो काफी ज्यादा थक जाता है, तो वो अपनी स्टेल्थ स्किल का यूज करता है और एक जगह छुप जाता है। मुझे बस अपने माना को मैनेज करना है और मैं जितनी देर चाहूँ यहाँ पर सर्वाइव कर सकता हूँ। लेकिन उसके सारे प्लान पर पानी फिर जाता है क्योंकि एक मेज उसके स्टेल्थ को तोड़ देता है और अब उसे फिर से उन सभी से लड़ना पड़ता है। लड़ते वक्त एक नाइट उसे बुरी तरह से घायल कर देता है और उसे एक ही लात में मारने के बाद वो सोचने लगता है कि अब उसका यहाँ रहना बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन जैसे ही वो टेलीपोर्टेशन स्टोन को यूज करने चाहता है, एक नाइट उसके ऊपर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है और सभी नाइट्स उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। जिन वो उन सभी नाइट से पिटने लगता है और अब उसके पास बाहर जाने का भी कोई ऑप्शन नहीं बचा था। सर्वाइव करने का उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, इन सभी चिमकांटियों को मारना। तो वो फिर से उनकी कुटाई करने लगता है, लेकिन उसकी सिचुएशन कुछ बेहतर नहीं है क्योंकि उसकी थकावट बढ़ती ही जा रही है और अब वो ना ही स्टेल्थ का यूज कर सकता है ना ही मर्डरस इंटेंट का। लेकिन वो हार नहीं मानता और उन सब से लड़ता जाता है। मैं हमेशा से सबसे कमजोर रहा हूँ, मुझे पता है कि वहाँ कैसा लगता है, पर मैंने तब भी कभी हार नहीं मानी। ये पहले से बिल्कुल भी अलग नहीं है और मैं आज भी हार नहीं मानूंगा। उसकी दिल की धड़कनें बढ़ती जाती हैं। तभी मॉन्स्टर्स उससे बात करने लगते हैं। वो उससे कहते हैं कि वो वीकेस्ट हंटर है। वो उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उसे हर डंजन में जाने के बाद हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता था। तभी उसके सामने जूही और सॉन्ग आ जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि अब उसे आराम की जरूरत है, उसे अब लड़ना नहीं चाहिए। इसके बाद जिनवू की पुरानी छवि आती है। तुम पहले से बहुत आगे आ गए हो, इतना काफी है। मैं तो तुम्हें पहचान भी नहीं पा रहा, तुम इतने लंबे और हट्टे कट्टे कब हुए? लेकिन ये सारे बदलाव सिर्फ ऊपर से हैं, अंदर से तुम अभी भी वही जिनवू हो और आज तुम फिर से मरने वाले हो। तुम हमेशा ही एक ई रैंक हंटर रहोगे। तुम एक ड्रीमर हो जिसे इस दुनिया में अपनी जगह के बारे में कभी पता ही नहीं लगा। तभी जिनवू एक नाइट के हमले को डॉज करता है, लेकिन वो ज्यादा देर तक उनसे नहीं बच पाता क्योंकि एक बड़ा सा नाइट पीछे से आकर उसके सर को जमीन में मार देता है। तुम्हारे साथ तो यही होना चाहिए। तुमने ही कहा था ना कि तुम रेडी हो, तुम यही डिजर्व करते हो। क्या मैं सच में नहीं बदला? क्या मैं अब भी वही जिनवू हूँ? तभी उसके सामने नोटिफिकेशन आती है कि उसने अपनी डेली क्वेस्ट कंप्लीट नहीं की है, तो अब उसकी पेनल्टी शुरू हो जाएगी। लगता है लक भी एक स्किल है। लगता है वो लोग तुम्हें मरने नहीं देना चाहते। चलो फिर दोबारा मिलते हैं। उस नाइट के हमला करने से पहले ही जिनवू उस पेनल्टी जोन में पहुंच जाता है। अपने स्टैमिना को रिकवर करने के लिए जिनवू कुछ पोशंस पीता है, लेकिन जब वो हीलिंग पोशन पीता है उसे नोटिफिकेशन आती है कि वो कुछ ज्यादा ही टूट फूट गया है। अगर वो रिकवर होना चाहता है तो या तो वो नेचुरली हील हो या तो लेवल अप करे। उसी वक्त वहाँ वही वाले सेंटिपीड मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और जिनवू उनसे लड़ने लगता है। जब तक कि मैं मर नहीं जाता, ये दर्द सिर्फ मुझे और ताकतवर बनाएगा। दूसरी तरफ जिन्हा देखती है कि अभी तक उसका भाई वापस नहीं आया था और उसे लगता है कि शायद उसे कोई लड़की मिल गई होगी। नहीं, ऐसा तो क्या ही होगा, बस वो पेरेंट टीचर मीटिंग पर आ जाए। वहीं पेनल्टी जोन में जिनवू ने उन सभी मॉन्स्टर्स को हरा दिया है जिनसे वो किसी वक्त पर डरा करता था और लेवल अप करके अपनी सारी हेल्थ को रिकवर भी कर लिया है। पेनल्टी जोन में अब उसके पास 10 मिनट बचे हैं, तो वो शॉप में जाकर नाइट किलर डैगर खरीदता है। इससे वो आर्मर टाइप बीस्ट को 25% ज्यादा डैमेज कर सकता है। इग्रेस से लड़ाई के बाद जो उसे रूलर्स हैंड की स्टोन मिली थी वो उसका यूज करता है। इससे उसे एक्टिव स्किल रूलर्स हैंड मिलता है जो कि बिल्कुल भी माना यूज नहीं करता और इस स्किल का यूज करके वो बिना चीजों को छुए मूव कर सकता है। और उसे याद आता है कि इग्रेस ने इसे अपनी स्वॉर्ड पर यूज किया था। जिनवू उसे ट्राई करता है पर उसे पता लगता है कि अभी के लिए वो बड़े ऑब्जेक्ट्स को इससे मूव नहीं कर सकता। इसके बाद टाइम खत्म हो जाता है और जिनवू वापस से डंजन में पहुंच जाता है। दूसरी तरफ वो सभी हंटर्स जेजू आइलैंड के काफी करीब आ गए हैं। पायलट चोई को बताता है कि पानी के अंदर कई माना के सोर्सेज हैं और जो चीज चोई देखता है वो देखकर वो हैरान हो जाता है। डंजन में अपने नाइफ किलर डैगर का यूज करके वो आसानी से उन नाइट्स को हरा रहा था, लेकिन उसे बड़ा ही अजीब लग रहा था। मैं तो नाइट्स को मारता जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा क्यों नहीं लग रहा? वो मेजेस क्या कर रहे हैं? वो तो मुझ पर हमला भी नहीं कर रहे, बस खड़े हैं। तभी उसे रियलाइज होता है कि वही मेजेस गेट्स को ओपन करके नाइट्स को यहाँ समन कर रहे हैं। ये चीज समझते ही वो जाकर एक मेज पर हमला कर देता है और जैसे ही वो मेज मरता है कई सारे नाइट्स अपने आप ही नीचे गिर जाते हैं और अब उसे बस 5 और मेजेस को मारना था। वो अपने रूलर्स हैंड का यूज करके अपने दूसरे डैगर को भी अपने पास बुला लेता है और अपने नेक्स्ट अटैक से एक और जादूगर को मार देता है और उसके बीच जो भी नाइट्स आते हैं वो उन्हें भी काटता जाता है। इसके बाद वो फिर से अपने रूलर्स हैंड का यूज करता है और एक और मेज को खत्म कर देता है और अब बस 3 मेजेस बचे थे, लेकिन वो अपनी पावर्स को कंबाइन करते हैं और सभी नाइट्स को इकट्ठा करके एक बड़ा सा गोलम बना देते हैं। लेकिन जिनवू उसके ऊपर चढ़ जाता है और थोड़ी देर
देर के लिए वहीं पर उसे बांध देता है। इन गधों ने क्या सोचा था कि एक बड़ा टारगेट मुझे ज्यादा देर तक रोक पाएगा। तुम तीनों गलत थे। एक बड़ा टारगेट नहीं बल्कि बहुत सारे छोटे टारगेट्स मेरा रास्ता रोक सकते थे। और जिन्वू सभी मेजेस को हराने में कामयाब होता है, पर वो गोलम अभी भी जिंदा था। लेकिन अब जिन्वू की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वो अपनी स्ट्रेंथ का ही यूज करके उस गोलम को डिस्ट्रॉय कर देता है। इससे वो सभी मॉन्स्टर्स हार जाते हैं और उसके सामने एक नोटिफिकेशन आती है कि उसने जॉब चेंज क्वेस्ट को पूरा कर लिया है और वो अब एक एडवांस क्लास चुन सकता है। लेकिन जिन्वू को चूज करने का ऑप्शन नहीं मिलता। उसके सामने नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन आती रहती है जहाँ पे लिखा था कि जहाँ भी प्लेयर जाएगा उसके पीछे एंजल ऑफ डेथ आएगी। चाहे वो कोई भी रास्ता चुने, उसका रास्ता लाशों और खून से भरा होगा। प्लेयर को बहुत ज्यादा पावर चाहिए और वो उसे हासिल भी करता है, वो भी बिना किसी की मदद के। शैडो आर्मी उसे फॉलो करेगी और उसे पता चलता है कि उसकी क्लास नेक्रोमैंसी है। नेक्रोमैंसर एक ऐसी क्लास है जो कि मरे हुए लोगों को अपने सर्वेंट्स की तरह यूज करते हैं। मैं तो एक असासिन हूँ, अगर मैं नेक्रोमैंसर बन गया तो मेरी सारी स्किल्स और ताकत वेस्ट हो जाएगी। तो वो इस क्लास को डिक्लाइन कर देता है। लेकिन तभी उसे बताया जाता है कि नेक्रोमैंसर एक हिडन क्लास है और सिस्टम फिर से उससे पूछता है कि क्या अब भी वो उसे डिक्लाइन करना चाहता है। जिन्वू अब सोचने लगता है अगर ये कोई हिडन क्लास है तो क्या इसका मतलब मुझे कोई स्पेशल पावर मिलेगी। काश मेरे पास किसी नेक्रोमैंसर का एग्जाम्पल होता। एक सेकेंड, ये मेजिस ने जो ये समन किया था नेक्रोमैंसी तो उसी की तरह है ना। ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। क्या अभी तक जो भी हुआ सिस्टम ने प्लान किया था। जो भी हो ये इंटरेस्टिंग तो है। मेजिस स्ट्रॉन्ग नहीं होते पर मैं तो हूँ और कहीं भी रूल्स में नहीं लिखा कि मेजिस खुद सामने से जाकर नहीं लड़ सकते। अगर क्लास स्टैट्स की तरह है तो जब मैं लेवल अप होऊंगा तो वो भी लेवल अप होंगे और मेरी शैडो आर्मी भी और ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। जिन्वू एक्साइटेड हो जाता है कि अब सोलो लेवलिंग सोलो नहीं बचेगी और वो इस क्लास को एक्सेप्ट कर लेता है। तभी वो चारों तरफ से किसी डार्क पावर से घिरने लगता है और उसकी परफॉर्मेंस की बेस पर सिस्टम उसे बोनस पॉइंट्स देने लगता है। क्योंकि वो सर्वाइवल टाइम से भी ज्यादा देर तक रुका रहा तो इसकी एडवांसमेंट पॉइंट्स क्लास थ्रेशोल्ड से ज्यादा होती हैं। जिन्वू की पावर बढ़ती जाती है और वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो नेक्रोमैंसर से शैडो मोनार्क तक पहुंच भी गया। उसे यूनिक क्लास स्किल्स भी मिली है और 10 एबिलिटी पॉइंट्स भी। क्या क्वेस्ट कंप्लीट हो गया। लेकिन तभी उससे लोगों की आवाज सुनाई देने लगती है जो कि उन लोगों से आ रही थी जो कि दर्द में थे। जिन्वू को अब उन मॉन्स्टर्स में शैडो जैसी चीज दिखाई दे रही थी और वो अपनी स्किल शैडो एक्सट्रैक्शन उनके ऊपर यूज कर सकता है। उसे पहले एक कमांड वर्ड चूज करना होगा तो वो अराइज चूज करता है। जैसे ही जिन्वू ये कहता है उसके शैडो आर्मी के पहले मेंबर्स उसके सामने आते हैं। शैडो एक्सट्रैक्शन के साथ साथ उसके पास शैडो स्टोरेज नाम की स्किल भी है। शैडो एक्सट्रैक्शन से वो अपने माना का यूज करके शैडो सोल्जर बना सकता है और शैडो स्टोरेज से वो अपने सोल्जर्स को स्टोर कर सकता है और जब चाहे समन कर सकता है। उसे बस इस चीज का ध्यान रखना है कि एक्सट्रैक्शन फेल भी हो सकती है उसके टारगेट की स्ट्रेंथ और मौत से बीते हुए समय के बेस पर। जिन्वू देखता है कि उसने नाइट्स और मेजेस दोनों को ही समन कर लिया है और उनके रैंक्स भी अलग हैं। एक सेकंड, क्या मैं एस रैंक शैडोज को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ और क्या शैडो बनने पर वो उतने ही ताकतवर होंगे। जिन्वू इग्रिस के पास जाता है और उसे पता लगता है कि एक्सट्रैक्शन पॉसिबल है। इग्रिस को रखने के लिए वो 11 सोल्जर्स की एक्सट्रैक्शन को कैंसिल कर देता है क्योंकि शैडो स्टोरेज में अभी लिमिट है। वो इग्रिस के सामने अराइज कहता है। उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर आने लगती है जो कि जिन्वू को भी धक्का दे रही थी। लेकिन थोड़ी देर में ही एक मैसेज आता है कि एक्सट्रैक्शन फेल हो गई है। अब जिन्वू के पास सिर्फ 2 और ट्राई बचे हैं लेकिन उसका दूसरा अटेम्प्ट भी फेल हो जाता है। वहीं हंटर एसोसिएशन टावर में गोटो वू से कह रहा था हंटर्स अपनी पावर्स को नहीं बढ़ा सकते जब तक कि वो रीअवेकन ना हो, इसलिए वो अपनी कॉम्बैट स्किल्स को ट्रेन करते हैं और भरोसेमंद साथियों को इकट्ठा करते हैं। डंजन में जिन्वू इग्रिस से बात कर रहा था। तुम क्या यहाँ पर अपने किंग का इंतजार कर रहे हो? क्या तुम्हें यकीन है कि वो वापस आएगा? इग्रिस, तुम एक वॉरियर हो। तुम्हारी तलवार दुश्मनों की गर्दनें काटने के लिए है। तुम कब तक एक खाली थ्रोन की रक्षा करते रहोगे? अगर तुम अपनी तलवार को किसी को डेडिकेट ही करना चाहते हो तो मुझे सर्व करो। अराइज। इस बार उसकी शैडो एक्सट्रैक्शन सक्सेसफुल होती है और इग्रिस की शैडो वहाँ बाहर आ जाती है और जिन्वू को उसका नाम रखने के लिए कहा जाता है। वो उसका नाम इग्रिस ही रखता है। इसी दौरान गोटो कह रहा था रीअवेकनिंग हर दिन होती रहती है। मुझे उम्मीद है कि एक दिन कोई ऐसा हंटर आएगा जो कि हमारी सारी उम्मीदों को तोड़कर आगे बढ़ जाएगा और सभी हंटर्स को गाइड करेगा। इसी दौरान जिनकी सारी शैडो आर्मी उसके सामने झुक जाती है। दूसरी तरफ सारे हंटर्स अब जेजू आइलैंड पर पहुंच गए हैं। मिस्टर चॉय एक एंट को देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो अब इवॉल्व हो रहे हैं और उनके पंख आ चुके हैं। तो सोलो लेवलिंग का सीजन 1 यही खत्म होता है। सीजन 2 जनवरी में आएगा। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।